हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल बच्चों? क्या मैं विजिबल और ऑडिबल हूं? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे, आप कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग। सर बस अच्छे हैं। सर आज आप क्यूट लग रहे थे। ए बेटे, तू तो रोज ही क्यूट बोलता है मुझे, हैं? सर आज आप सच में बहुत अच्छा, क्यूट आज लग आप सच में, अब पकड़े गए आप। वैसे तो हम मजाक कर रहे थे, आज आप सच में लग रहे हो। नहीं सर, नहीं सर, मतलब अच्छे लग रहे हो आज भी। अच्छा, थैंक यू सो मच। आज क्यूट लग रहा हूँ, कल नहीं लग रहा था ना, कल तो मजाक में कह रहे थे। सर आपका पगड़ी का कलर क्यूट लग रहा है। अच्छा, क्यूट लग रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स बच्चों। सर आप बहुत क्यूट लग रहे हो। अरे अरे, बस बस बस, मैं शर्मा जाऊंगा फिर, अब देख लेना। क्यूट तो नहीं बस हैंडसम जरूर लग रहे हैं। हाँ, हैंडसम लग रहे हैं, थैंक यू। सर आज आप शायरी सुनाओगे क्या? ये भैया, शायरी है आज आपके पास? लाए हो? सर एक शायरी हो जाए। बताओ यार तुम। ये स्टूडियो वाले की गलती है। एक काम करो, अभी आधा घंटा है तुम्हारे पास लेक्चर के बीच तक, तो एक शायरी निकाल के रखो बच्चों के लिए। देखो, मैंने कह दिया स्टूडियो वाले बंदे को, यही ढूंढ के रखता है मेरे लिए शायरी। बहुत अच्छा ओके आदमी। सर। ठीक है ना? क्या? थैंक यू सर। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सिकंदर। हाँ, सिकंदर भैया अभी आपको लेके देंगे, ठीक है ना? ओके, चलो। आज क्या करना है, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। सभी अपने कान यहां लगा लेना, क्योंकि टेस्ट के लिए मैं कुछ बताने वाला हूं, और टेस्ट तो सबसे जरूरी है। टेस्ट में क्या आने वाला है, मैंने वैसे कल भी बताया था। टेस्ट में फ्रिक्शन के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, और बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। बिल्कुल नीट लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ के जाना। इजी टेस्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, और हर बार इजी होता है, पढ़ा हुआ ही होता है, बट थोड़ा सा रिवाइज करके जाना। फ्रिक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस मैंने आपको कहा था हम वर्क पर एनर्जी कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बट इसमें सिर्फ वर्क और एनर्जी, क्योंकि पावर तो अभी हमने पढ़ा नहीं है ना। सिर्फ वर्क और एनर्जी के जहां तक मैं आज कराऊंगा सिर्फ वहीं तक आएंगे, और पावर नहीं आएगा, क्योंकि पावर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है ना? तो पावर के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो आप घबराना मत कि सर ये पूरा चैप्टर है क्या। नहीं, वो पावर का वाला पोर्शन हम बाद में कवर करेंगे। तो जितना आज तक मैं पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा आपको पेपर में, ठीक है ना? सो फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन, पावर नहीं है जिसमें, सिर्फ वर्क और एनर्जी के, जहां तक आज मैं आप लोगों को कराऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक के, ठीक है ना? सिर्फ इतना आएगा। पेपर में बना चुका हूं, तो आप लोग घबराओ मत कि सर कुछ और आ गया तो नहीं आ सकता। पेपर में बना चुका हूं आप लोगों का, ठीक है ना? सो चिल, एकदम से इसके लिए तैयारी करने लग जाना। और इस बार संडे को मुझे टेस्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए, पढ़ के आना है सभी को, ठीक है ना? वैसे बहुत क्यूट लगता हूं, और ज्यादा क्यूट लगूंगा आपको, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को अच्छे से परफॉर्म करता हुआ देखूंगा, ठीक है? ओके, डन, क्लियर? ओके, चलो। सो भाई, फ्रिक्शन और वर्क एनर्जी, ये हमारे टेस्ट के लिए मैंने बता दिया। अब पढ़ते हैं आगे। आई होप आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज जरूर करके आए होगे। पोटेंशियल एनर्जी को ही आगे चर्चा में लाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं आज का लेक्चर, एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला रिकैप करा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे फॉर्मूला भूल गए होंगे। मैंने आपको बताया था फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है। क्या ये रिलेशन हमें याद है? du बाई डी एक्स करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी के डिफ्रेंसिएशन से क्या मिलता है? फोर्स, है ना? पोटेंशियल एनर्जी की डिफ्रेंसिएशन से क्या मिलता है? फोर्स। और फोर्स के इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है? फोर्स के इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, केयरफुली देखो। क्वेश्चन में ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया उसने आपकी मदद के लिए भी। आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच का ग्राफ दिया है, और आपको इस ग्राफ को देखते हुए सोचना है फोर्स का ग्राफ कैसा होगा। इस ग्राफ को देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन के ग्राफ को ध्यान से देखो, और सोचो फोर्स का ग्राफ किस तरीके से आपको लगता है बन सकता है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आप कर सकते हो। अगर आपने सोचा नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ा है, सर ने कुछ तो पढ़ाया हमें, तो ये हो जाएगा।
कोशिश करो समझने की ये ग्राफ कैसा है, ये कैसा ग्राफ आपको नजर आ रहा है, और उस हिसाब से सोचो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसा ग्राफ होगा, ये कैसा ग्राफ है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा, सोचो। ऑप्शन ए, एक बच्चे का आंसर ऑप्शन ए आया है। ओके, लेट मी सी। 25 सेकंड के बाद मैं आंसर करूंगा फाइनल, तब तक सब ट्राई कर लो, सब देख लो। ऑप्शन सी। ओके, ए और सी में, ऑप्शन सी, ए और सी में दो बच्चों ने जवाब दिया है। अच्छा चलो देखो, मुझे ये बताओ, चलो बाकी चीजें छोड़ो, ठीक है ना, सभी को करना है मेरे साथ सवाल, सभी सुन रहे हो ना मुझे, सभी करेंगे ये सवाल। ये कैसा ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, ये क्या है, क्या नजर आ रहा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है सभी को, स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी है और यहां पे क्या है बच्चों, एक्स। तो इसमें क्या रिलेशन हुआ, 0 से a के बीच में पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी ना x के। मैं ऐसे लिख सकता हूं u इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, मान लो कोई कांस्टेंट ले लो c टाइम्स x, ऐसा लिख सकता हूं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तभी बनता है ना, हाँ या ना बताओ जल्दी से, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तभी बनता है ना, हाँ सर तभी बनता है। c कोई कांस्टेंट ले लिया, और कैसा कांस्टेंट है, c पॉजिटिव है। मुझे कैसे पता, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। अब इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या आएगा, जल्दी से बोलो। फोर्स निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, क्या डिफरेंशिएशन आ जाएगा इसका, बोलो। माइनस डी यू बाई डी एक्स करोगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आ जाएगा, बोलो। माइनस सी आ जाएगा, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। माइनस सी आ जाएगा ना, आएगा ना। यानी कि फोर्स मेरा कांस्टेंट है, 0 से a के बीच में मेरा फोर्स कांस्टेंट है, और कैसा कांस्टेंट है, नेगेटिव। कौन सा ग्राफ नजर आ रहा है अब यहां तक, देख लो ध्यान से। फोर्स नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है, जो बदल नहीं रहा है। देखो ध्यान से, यहां तो फोर्स पॉजिटिव है, यहां तो फोर्स बदल रहा है, यहां तो फोर्स बदल रहा है, क्या यही है। फोर्स देखो नेगेटिव हो गया यहां, और कांस्टेंट भी है ना। उसके बाद आप ए के बाद देखो, ए के बाद चेक करो, ए के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आफ्टर ए पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है। तो इसके बाद अगर आप फोर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0। यस बेटा, ओके सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, ठीक है। मैंने ये बोला, अगर आप सबसे पहले 0 से a के बीच में देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं सी एक्स लिख सकता हूं, सी कुछ कांस्टेंट इनटू एक्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये होता है, प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद अ नेगेटिव साइन। तो फोर्स क्या आ गया, माइनस सी, यानी कि फोर्स कांस्टेंट भी आया और नेगेटिव भी आया। फोर्स आपका कांस्टेंट भी आ गया और कैसा आ गया, नेगेटिव भी आ गया। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फोर्स देखो यहां कांस्टेंट भी है, बदल नहीं रहा है, और नेगेटिव भी है। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, यहां फोर्स आपका पॉजिटिव है, यहां फोर्स आपका घट रहा है, यहां फोर्स आपका नेगेटिव है और बढ़ रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, यही हो सकता है। प्लस आप ए पॉइंट के बाद देखोगे आपका पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है ना, आफ्टर ए पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। तो इसके बाद अगर आप फोर्स निकालोगे तो 0 आएगा। तो आप देख सकते हो सिर्फ ए तक फोर्स कांस्टेंट है, उसके बाद फोर्स है ही नहीं, उसके बाद फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है, आप भी इसको लिख सकते हो। 0 से a के बीच में पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल x के है, इसलिए तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है आपको। तो उसको अगर मैं सी एक्स लिख दूं तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस सी आएगा, उसका ग्राफ आप जानते हो ऐसा बनेगा। और जो ये नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब ग्राफ की प्रैक्टिस नहीं करते हो आप। ध्यान से देखो बेटा, ये पूरे ग्राफ पढ़ाए थे मैंने, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी पढ़ा है आपने, कांस्टेंट फंक्शन का भी ग्राफ पढ़ा है, सारे ग्राफ पढ़ चुके हो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, इसमें ज्यादा लिखने का तो कुछ था ही नहीं, समझने वाला क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस लॉ को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो आप लोगों को यह बात बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर मैं यहां लिख भी दूं, आपसे कभी भी कोई पूछे मैकेनिकल एनर्जी, तो आप याद रखना मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है इसका क्या, पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा पार्ट है इसका काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जब भी बोले, इसका मतलब वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को कह रहा है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाता है, बोलो, मैकेनिकल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाता है, बोलो। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं सिंबल यूज कर लिया करूंगा U, काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं यूज कर लेता हूं K, और मैकेनिकल एनर्जी के लिए मैं E लिख देता हूं, चलेगा। मैकेनिकल एनर्जी के लिए मैं क्या यूज कर लूंगा, कैपिटल E। यानी कि आप कह सकते हो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा ये होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। जल्दी से इसको लिखो, मैं किसी से भी पूछ लूंगा, रैंडम बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया तो होगी क्या, पिटाई। कैसे करोगे सर, प्यार से, प्यार से पिटाई करेंगे हम आपकी। जल्दी से इसको नोट करो फटाफट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है मैकेनिकल एनर्जी। ऐप पे लाइव बंद है क्या? मेरे ख्याल से आज लाइव नहीं है ऐप पे शायद। 80% बचा, आप सेंड करना एक्चुअली। अच्छा, आज बालासोर की ये क्लास खाली क्यों दिख रही है मुझे? मुजफ्फरपुर का पंगा भी हो रहा है। कहाँ, ये क्यों हो रहा है, हर कहाँ प्रॉब्लम आई है अभी ये मुजफ्फरपुर में, और कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ था इससे पहले? दरभंगा। दरभंगा, दरभंगा कौन सा सेंटर है? 05 मुझे बता दो, है ना, दरभंगा 05 और मुजफ्फरपुर। ओके, बस इतना याद रखो, आपसे कभी मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो पार्ट्स है, पोटेंशियल और काइनेटिक। बेटा सिर्फ इतना ही बताया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही बताया मैंने। अब हम लोगों को समझना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है हम समझते हैं। जैसे आपके पास दो पॉकेट्स हैं, है ना बेटा, आपके पास दो पॉकेट्स हैं, है ना, आप कहोगे सर चार है, पीछे भी दो है, सिर्फ दो पॉकेट्स देखो, मान लो आपके पास दो ही पॉकेट्स हैं, एक पॉकेट काइनेटिक एनर्जी वाली और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक पॉकेट में काइनेटिक एनर्जी और एक में पोटेंशियल एनर्जी। आपके पास मैंने आपको 1000 रुपए दिए, 1000 रुपीज दिए, आपने 300 रुपीज लेफ्ट पॉकेट में डाले, 700 राइट में डाले, तो टोटल कितने हैं, 1000 है। अब आपकी मर्जी, आप थोड़ी देर में शिफ्ट कर लो, आपके लेफ्ट पॉकेट में कुछ थे, राइट पॉकेट में कुछ थे, है ना। जैसे आपने बोला कि सर मैंने अपनी लेफ्ट पॉकेट में और राइट पॉकेट में पैसे डाल दिए, लेफ्ट वाली पॉकेट है और ये राइट वाली पॉकेट है, लेफ्ट वाले में आपने 300 डाले, राइट वाले में 700 डाले, तो टोटल तो 1000 ही हुए। फिर आपने कहा कि नहीं मैंने ना यहां से 100 उठा के यहां डाल दिए, तो यहां कितने हो गए 400, यहां कितने बचे 600। क्या अभी भी टोटल पैसे आपके कंजर्व ही हैं, फर्क थोड़ा ना पड़ा, आप यहां से यहां डालो या यहां से यहां डालो, है तो आप ही की पॉकेट्स ना, अरे है तो आप ही की पॉकेट्स, आप एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में डाल रहे हो, पैसे तो टोटल 1000 ही रहे, खर्च तो ना करे आपने, खर्च किए नहीं और बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि है तो 1000 रुपए आप इस पॉकेट से उसमें डाल रहे हो। तो यहां भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी कुछ इसी तरीके से है, आपकी एनर्जी दो हिस्सों में बट जाती है, कुछ पोटेंशियल और कुछ काइनेटिक, है ना, कुछ पोटेंशियल और कुछ काइनेटिक, पर दोनों का जब सम करते हो, दोनों को जोड़ते हो तो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, यानी कि क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आप इस पॉकेट और इस पॉकेट के पैसों को कभी भी जोड़ोगे तो हमेशा 1000 ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है आप सारे यहां सारे पैसे रख दो, आपको कि सर अब मेरी लेफ्ट पॉकेट में 1000 रुपए हैं, तो राइट पॉकेट में कितने होंगे 0, पर टोटल पैसे तो अभी भी 1000 है। थोड़ी देर बाद आपको कि सर 1000 के 1000 रुपए मैंने यहां रख लिए, 1000 के 1000 यहां रख लिए, तो दोनों पॉकेट्स का जो सम है वो कंजर्व है। वैसे ही काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कह सकते हो कि इनका जो सम है वो कंजर्व है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पर ये कंजर्व कब होती है ये भी समझ लो, किसी सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होती है, जब सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस जब होंगे तो मेरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस जब होंगे और वो वर्क डन करेंगे तो मेरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। याद रखोगे कब कंजर्व रहेगी, जब कोई फ्रिक्शन नहीं, जब कोई विस्कस ड्रैग नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैसे फोर्स होंगे,
कंजर्वेटिव, जैसे कि ग्रेविटेशन, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे फोर्स होंगे बस। ठीक है, इसी को स्टेटमेंट की टर्म्स में यहां लिखा गया है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड व्हेन देयर इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम और वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। इसके अलावा और कोई फोर्स सिस्टम में नहीं है। ठीक है, अब जरा स्क्रीन पे देखो और मुझे बताओ क्या आपने ये पढ़ा है, वर्क डन बाय नेट फोर्स, टोटल फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स, ये क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। याद है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती थी? वर्क डन बाय नेट फोर्स यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जितने भी मेरे सिस्टम में फोर्सेस है सभी का वर्क डन अगर मैं जोड़ दूं, नेट वर्क डन किसके इक्वल होता था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। याद है, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम कहते थे। इफ यू रिमेंबर, इसी को क्या कहते थे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम इसी को हम बोलते थे। ठीक है, और एक थ्योरम मैंने आपको और पढ़ाई थी, याद करो, एक थ्योरम मैंने और पढ़ाई थी, दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। याद है मैंने पढ़ाया था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये किसके इक्वल होता था? ये किसके इक्वल होता था? ये होता था माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ये किसके इक्वल होता था? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। याद करो, होता था ना, दिस इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कह रही है कि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यानी इसका वर्क डन जीरो हो, और एक्सटर्नल फोर्स का भी अगर वर्क डन जीरो हो, अगर ऐसा होता है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो किसके इक्वल हो जाता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट आपने पढ़ा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो माइनस डेल्टा यू के इक्वल होता है, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यानी कि आप यहां से कह सकते हो, ओवरऑल आप क्या कह सकते हो, इसका मतलब ये हो गया, आप कह सकते हो कि सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गई माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गई है। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा के इक्वल हो गया, और वैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आप जानते हो माइनस डेल्टा यू के इक्वल होता था। ठीक है, अब आप यहां से क्या लिख सकते हो? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब दोनों टर्म्स को एक साथ ले जाओ, यहां से आप लिख सकते हो के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल्स टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, ये आपको क्या बता रहा है? आपकी फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल बराबर है इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के। फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर है इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल। यानी मेरे ऑब्जेक्ट के पास हो सकता है पहले कोई काइनेटिक एनर्जी हो सकता है इसके पास कोई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो, थोड़ी देर के बाद पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है तो काइनेटिक भी बदल रही होगी, पर दोनों का सम सेम होगा। वैसे ही जैसे भी मैंने पॉकेट वाला एग्जांपल दिया था, जितने पैसे आपके लेफ्ट पॉकेट में थे, जितने आपके राइट में थे, आपने जोड़ा, थोड़ी देर बाद आपने पैसे अदला बदली कर दिए, पर फिर भी लेफ्ट और राइट पॉकेट के पैसे जोड़ोगे तो सेम ही आएगा। तो इनिशियल मतलब किसी भी टाइम पे आप काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दो, उनका सम कांस्टेंट रहेगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे फिर भी वही रहेगा, मतलब उनका सम हमेशा फिक्स रहेगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी पहले थी वही मेरी मैकेनिकल एनर्जी बाद में होगी। जस्ट नोट इट डाउन, इसको नोट कर सकते हो आप। डन, नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़ रहा हूं मैं।
आगे बढ़ जाऊं? काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का सम पहले करो या बाद में करो, उनका सम हमेशा फिक्स रहेगा, ये हम सीख रहे हैं। दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं आप आगे बढ़ रहा हूं बेटा, हो गया, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हम। बस ये तो आपको डेफिनेशन है, इसको नहीं लिखना है आपको, बस ये नीचे समझना है और हमें समझना है फाइनल रिजल्ट की एनर्जी का सम कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा। आप लिख सकते हो mf इज mi। mf का मतलब क्या है? इनिशियल, ये क्या है मेरी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी एंड फाइनल मैकेनिकल एनर्जी दोनों बराबर है। mf का मतलब uf प्लस kf, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इज सेम एज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हमेशा फिक्स रहेगा। एनर्जी को आपने डिनोट किया था। हाँ, ई से लिख लो, एक काम करो, ई से किया था मैंने, हाँ मैंने ई से किया था ना, आप ई से लिख लो। एक एम से मतलब को, क्योंकि एम से आप मास भी लिखते हो ना, इसलिए मैंने कोशिश की थी उससे लिख ले, है ना। अब ठीक है, ई एफ इजिकल्स टू ई आई लिख देते हैं। मैंने ई से डिनोट किया था ना, आप ई से डिनोट कर लो, वही सही रहेगा, क्योंकि एम से तो हम मास भी लिख देते हैं ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब ठीक है ना, डन, बढ़ जाए आगे। ई एफ इजिकल्स टू ई आई, बस इतना सा। ओके, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। कब? अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, क्या उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं? कौन बताएगा मुझे? एनीवन, सोच के बताओ। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दूं तो, हाँ, तो अगर आप ये कह सकते हो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको या किसी को ड्रॉप करो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, और वो तो हम लेते ही नहीं है, है ना। हम कहां मानते हैं कोई फ्रिक्शन फोर्स है? हम तो मानते ही नहीं। मतलब अंडर एब्सेंस ऑफ एनी एयर फ्रिक्शन आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए। कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो भी, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो भी, दोनों ही केसेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? लगा सकते हैं ना? ओके, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, मैंने किस स्पीड से फेंका? मैंने मान लो इसको फेंक दिया यू स्पीड से, ठीक है। मैंने इसको फेंक दिया किसी स्पीड से, यू स्पीड से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर जाएगा ना, धीरे 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 इसकी हाइट बढ़ेगी ना, इसकी स्पीड बढ़ती रहती है या घटती रहती है? जैसे जैसे ऊपर जाता है इसकी स्पीड घटेगी। सभी समझ रहे हो? ये ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो रही है? समझो, स्पीड कम होती रहती है ना, कम होती रहती है, कम होती रहती है, कम होती रहती है, फाइनली रुक जाएगा, यानी कि फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? बोलो। तो आप बोलोगे सर यहां इसकी स्पीड हो जाएगी 0। ये बात सबको समझ में आ रही है? फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ऊपर जाने पे स्पीड घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है या बढ़ रही है? घटेगी सर। एवरीवन, सब एग्री करते हैं? ठीक है ना? हाँ, तो सब एग्री करो कि भाई अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूं इनिशियल स्पीड देके तो स्पीड घटती है, और काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड के स्क्वायर पे ही डिपेंड करती है, तो वो भी तो घटेगी। यहां आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और ऊपर जाते 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 यहां जाके क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऊपर जाते जाते कोई एनर्जी ऐसी भी है कि जो बढ़ रही हो? बताओ। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, आप ऊपर जा रहे हो, आपकी हाइट बढ़ रही है, तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है आपकी? बोलो। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। एक एनर्जी घटी तो दूसरी बढ़ी, ऐसा ही तो होता है ना। आपने दोनों पॉकेट में पैसे रखे हुए थे, मान लो आपने सारे पैसे राइट पॉकेट में रखे हैं, अब आप धीरे से धीरे राइट पॉकेट के पैसे लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो, धीरे धीरे उठा के यहां रख रहे हो, यहां रख रहे हो, तो राइट के पैसे घट रहे हैं पर लेफ्ट के बढ़ भी तो रहे हैं। वही यहां हो रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी पर पोटेंशियल बढ़ेगी, तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में जाके कन्वर्ट हो रही है। यानी कि अगर मैं आपसे यहां इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी पूछूं, यहां पूछूं ये लोकेशन ए है, तो यहां पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी, मैं ई ए से लिख देता हूं, यहां पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? तो आप क्या लिखोगे? बोलो। आप बोलोगे सर यहां की काइनेटिक एनर्जी प्लस यहां की पोटेंशियल एनर्जी। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं यहीं खड़े होकर देख रहा हूं, अगर मैं यहीं से ऑब्जर्व कर रहा हूं, यहीं खड़े होकर देख रहा हूं, तो मुझे ये रेफरेंस पॉइंट है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी चूज कर सकता हूं? बोलो। 0। तो यहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बता सकते हो? हाफ m, जो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, u स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 0। क्या यही मेरी टोटल एनर्जी हो गई? तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी प्योरली काइनेटिक ही थी, पोटेंशियल तो थी नहीं।
अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, मान लो मैंने यहां कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया बी, हम किसी हाइट पे आ गए, मान लो ये किसी छोटी सी हाइट पे आ गए, एच हाइट पे आ गए, है ना, छोटी सी हाइट पे आ गए एच पे, तो यहां पे अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो कितनी होगी बता सकते हो? काइनेटिक का पता नहीं, काइनेटिक आप क्या लिख दो सर, कुछ तो वेलोसिटी होगी, यहां मैंने वेलोसिटी लिख दी, कितनी बोलो? वीबी। तो आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सिंपली, कितनी हो जाएगी बोलो? हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कितनी होगी? एम जी एच होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी एच। और ऊपर चलो, और ऊपर चलो, सबसे ऊपर पहुंच जाओ, सबसे ऊपर पहुंच जाओ, मान लो आप किसी हाइट पे पहुंच गए, सबसे ऊपर पहुंच जाओ, यानी कि आप किसी हाइट पे पहुंच गए, लेटेस्ट से वो हाइट कितनी है आपकी? एच। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं, इस लोकेशन को नाम दे देता हूं लोकेशन सी, तो इस सी लोकेशन पे मुझे बताओ सभी देख के, यहां पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है सी पे? यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। तो सारी की सारी एनर्जी आपको कौन सी दिख रही है? तो आप लिखोगे यहां क्या? एम जी एच। क्या लिखोगे यहां? एम जी एच, ठीक है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? टोटल एनर्जी आप किसी भी हाइट पे देख लो वो सेम होनी चाहिए। जो टोटल एनर्जी यहां है वही टोटल एनर्जी यहां है, वही टोटल एनर्जी यहां है, पूरे मोशन में कहीं भी आप टोटल एनर्जी देख लो वो हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम। मतलब आप कह सकते हो जो टोटल एनर्जी ए पे है वही टोटल एनर्जी बी पे है, वही टोटल एनर्जी आपकी सी पे है। यस और नो? यही तो कहता है ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। सो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप इसको ए और सी पे लगाओ तो आपका एच आ जाएगा। लगा के देखो, लगा के देखो, इसको अप्लाई करो, ठीक है ना। आप इनिशियल लोकेशन मान लो ए, फाइनल लोकेशन मान लो सी, तो आप ये लिख सकते हो एनर्जी एट ए इज एनर्जी एट सी। चेक करो, एनर्जी एट ए कितना था आपके पास? हाफ एम यू स्क्वायर। और सी पे एनर्जी कितनी थी अपने पास बोलो? एम जी एच। क्या यहां आपका एच आ जाएगा? कितना आ जाएगा बोलो? यू स्क्वायर बाय टू जी। क्या यही काइनेमेटिक्स से भी आता था? याद है काइनेमेटिक्स में भी तो कर लेते थे ये चीज हम, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से छोड़ूं तो कितनी हाइट तक जाएगा? क्या यही हाइट आती थी वहां भी? यू स्क्वायर बाई टू जी। याद करो, याद होगा तो याद आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। कराया था काइनेमेटिक्स में ये। अरे ये तो इक्वेशन से भी आ जाता था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वहीं से तो आता था ये। याद करो, आ जाता था ना। तो अगर आप ए और सी पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे, टोटल एनर्जी जो ए पे है वो प्योरली काइनेटिक है, सी पे प्योरली हमारी पोटेंशियल है, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी। बात सबको समझ में आ गई अच्छी तरीके से? ये सबको क्लियर हो गया? नोट करो इसको जल्दी से। हो गया? नोट हो गया सभी का? आई थिंक नोट कर लिया सभी ने। बढ़ जाओ ना आगे। अच्छा सा सवाल दूं एक, अच्छा सा एक क्वेश्चन कर लें, करने सॉल्व करने के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन दूं। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, करूं? ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, मजेदार सवाल, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे मजे वाला सवाल, मजेदार, ठीक है ना, मजेदार सवाल करेंगे। ये सवाल आसान है अगर आप समझ के करते हो, ठीक है ना। सो चलो, सवाल है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका विद वेलोसिटी u, हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका विद वेलोसिटी u, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है
फाइंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट when its kinetic energy becomes equal to potential energy। क्या आप सॉल्व कर सकते हो? ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करो, सोचो। ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक ऐसी हाइट तो जरूर आएगी। मैक्सिमम हाइट तो आपको पता है कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट जानते हो ना? पहले मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी होती है? u²/2g होती है ना, ये तो हमें मैक्सिमम हाइट पता है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं वो हाइट निकालो, है ना? मैं पूछ रहा हूं वो हाइट निकालो जिस हाइट पे, सॉरी, इस हाइट पे कुछ ना कुछ यहां वेलोसिटी होगी, लेटस से ऊपर की तरफ v। मैं पूछ रहा हूं ये वेलोसिटी निकालो जहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। क्या आंसर आया? सोचो। √2gh। √2gh कैसे आ जाएगा? h तो हमें पता ही नहीं ना क्वेश्चन में, h तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। आपको तो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में आंसर निकालना है आपको। मैंने h तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। मान लो मैं आपको u की वैल्यू दे दूं, h तो पता ही नहीं ना मुझे। आप तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में आंसर बताओ क्या आएगा। मान लो मैं आपको क्वेश्चन में u दे देता हूं, लो 10 मीटर पर सेकेंड, अब आंसर बता दो बस, और कुछ नहीं कह रहा मैं। चलो, क्या स्पीड होगी जब इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो जाएगी? 10/√2। 10/√2। ओके, चेक करते हैं। देखो बेटा, अब जरा यहां देख लो, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, 10√2 है ना? अब सुन लो एक बार, 10√2 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्पीड यहाँ 10 है, ऊपर जाके तो घटेगी, तो 10√2 तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। किसी भी तरीके से इसकी स्पीड 10√2 तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि स्पीड हमेशा 10 से छोटी ही होगी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम में ऊपर जाके घटेगी। तो 10√2 तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है? अब सुन लो, अब एक बार सुन लो, देखो प्रोसेस समझ लो ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कैसा क्वेश्चन? जिसमें पूछे फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है आप समझ जाओ। अच्छा सर, वो स्पीड पूछ रहा है किसी हाइट पे, वो कोई ना कोई स्पीड निकालने के लिए हमें कह रहा है। मैंने कहा हाँ। कब बोल रहा है? जब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाए? बोलो, पोटेंशियल एनर्जी के। तो मुझे बताओ इसकी इनिशियल एनर्जी आप जानते हो कितनी है? जल्दी से बोलो, इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है? आपको पता है ना, 12mv²। और मैक्सिमम हाइट पे आपको पता है ना इसकी एनर्जी कितनी है? mgh। मुझे बताओ, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये दोनों बातें हम जानते हैं, हाँ या ना? बस मुझे इतना बता दो, बाकी चीजें तो छोड़ो यार। ये पता है इनिशियल एनर्जी 12mv² होगी। क्या यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी है? रिप्लाई करो, क्या यही टोटल एनर्जी है 12mv²? क्योंकि किस स्पीड से फेंका है? u से। क्या फाइनल एनर्जी mgh होगी मेरी? हाँ। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ। पर अब हमें किसी हाइट पे जाना है, मान लो हम किसी हाइट पे गए, h हाइट पे गए, और यहां पे वो बोल रहा है कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहां कुछ ना कुछ हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। यही क्या मेरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी? हाँ सर, यही मेरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। और उसने बोला इस हाइट पे क्या है? बोलो, काइनेटिक और पोटेंशियल क्या है? सेम है। यानी कि आप कह सकते हो सर u प्लस k, है ना? u प्लस k किसके बराबर है? इसके बराबर होंगे, है ना? मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं ना, u प्लस k इसके बराबर होंगे ना? हाँ सर होंगे। u प्लस k किसके बराबर होंगे? 12mv² के बराबर होंगे सर। ठीक है, अब क्या करना है आपको? हमें स्पीड निकालनी है या हाइट? हमें क्या निकालना है? बोलो, स्पीड निकालनी है या हाइट? यहां देखो, क्या निकालना है? बोलो, स्पीड निकालनी है। तो आपको क्या दिया है? आपको क्वेश्चन में दे रखा है उस हाइट पे u और k बराबर है, यही तो दिया ना क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। हमें वो हाइट चाहिए जहां काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल हो। तो अब आप क्या करोगे? यहां से u को k लिख दोगे। आपको कैसे k को u क्यों नहीं लिख सकते यहां? क्योंकि मुझे निकालनी है स्पीड। अगर मुझे निकालनी होती हाइट तो मैं क्या करता? k को u लिख देता यहां। बट अब मुझे क्या निकालनी है? स्पीड, इसलिए मुझे u को k लिखना पड़ेगा। यानी कि मैं इसको लिख देता हूं k प्लस k इज इक्वल्स टू 12mu²। बात समझ में आती है? यानी कि ये कितना आ जाएगा? 2k इज इक्वल्स टू 12mu²। और मान लेते हैं यहां पे क्या स्पीड है हमारी? v, यही तो हमें निकालनी है। तो ये कितनी आ जाएगी? बोलो, 2 × 12mv² किसके बराबर आ जाएगा? बोलो, 12mu² के। तो यहां से 12m कट जाएगा, तो यहां से जो मेरा v आएगा, v² किसके इक्वल आएगा? u²/2k।
यानी कि जो v आएगा वो मेरा आ जाएगा u बाय रूट टू के इक्वल, यानी कि 10 बाय रूट टू मीटर पर सेकेंड। दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, सुनो, समझो, फिर नोट करना। सुन लो, समझ लो। अगर कोई नोट कर रहा है और फिर मैं समझा चुका हूं, फिर थोड़ी देर बाद कैसे दोबारा समझा, तो नहीं समझाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं सुनो, समझो, फिर नोट करो। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? हमने निकालनी थी वो स्पीड तब जब काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं। आप जानते हो जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो सारी एनर्जी काइनेटिक होती है, ऊपर जाते जाते काइनेटिक घटती है, पोटेंशियल बढ़ती है। काइनेटिक घट रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है, कभी ना कभी तो दोनों एनर्जी बराबर होंगी। हाँ सर, ऐसी कोई ना कोई हाइट जरूर आएगी जहां पे मेरी कुछ ऐसी वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर ऊपर जाओगे तो सारी पोटेंशियल में चली जाएगी, ठीक है। पर हमें तो ये स्पीड निकालनी है उस हाइट पे जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर। तो मैंने क्वेश्चन को शुरू कैसे किया? मैंने कहा चलो उस लोकेशन पे आ जाओ जहां काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर है। हमने कहा ठीक है। हमने यहाँ वेलोसिटी कितनी मान ली, v। ऊपर जाते जाते स्पीड घटी होगी और यहाँ क्या हो गई, v। ये भी हमें निकालना है। मैंने कहा यहाँ पोटेंशियल मान लो u, यहाँ काइनेटिक मान लो k। तो u प्लस k क्या होता है, टोटल एनर्जी। वही एनर्जी जो नीचे भी होनी चाहिए, है ना। तो मैंने इसको इससे इक्वेट कर दिया। तो मैंने यहां से क्या लिख दिया, u प्लस k किसके इक्वल है, हाफ एम यू स्क्वायर के। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो बस मुझे u दे रखा है और तो कुछ दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में। नहीं दिया ना, और तो कुछ तो दिया नहीं है, हमें सिर्फ u दिया है। अब मैंने क्या कहा, क्वेश्चन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब आप कहोगे सर यहाँ u प्लस के आ गया, मैं u को k लिखूं या k को u लिखूं? तो मैंने कहा आप यहां से u को k लिखो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे स्पीड निकालनी है। तो मैं यहां से u को एलिमिनेट करूंगा, u को हटाऊंगा, क्योंकि u से मुझे हाइट मिलती है, k से मुझे स्पीड मिलती है। तो क्योंकि मुझे स्पीड निकालनी है तो u को हटा के मैंने क्या लिख दिया यहाँ k। तो k प्लस के यानी कि 2k आ गया हाफ एम यू स्क्वायर। अब यहां पे अगर मैंने बोला है मेरी स्पीड v है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो डेफिनेटली हाफ एम वी स्क्वायर ही होगी ना। तो मैंने यहाँ की काइनेटिक एनर्जी डाल दी 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम से हाफ एम कटा, 2v स्क्वायर आ गया u स्क्वायर के इक्वल, v आ गया u स्क्वायर बाय 2k, रूट ले लो u बाय रूट 2। ठीक है, अब इसको नोट करो। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर आपने वहाँ पर u प्लस k जो है वो हाफ mvu स्क्वायर क्यों किया? हम mgh नहीं कर सकते? mgh क्यों नहीं करा होगा, सोचो। क्योंकि हमें इनिशियली क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बोलो, u। हमें h नहीं पता, है ना। जो हमें पता होता है हम उससे इक्वेट करते हैं। हम mgh से इक्वेट तब करते जब क्वेश्चन आता है किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं। और जब क्वेश्चन आता है किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो क्वेश्चन में इनिशियली हाइट देता। अगर वो क्वेश्चन में इनिशियली हमें हाइट दे रहा है तो हम mgh डाल के करेंगे। बट इस क्वेश्चन में इनिशियली मुझे क्या पता था, बोलो बेटा, u पता था। आया समझ में ऐसा क्यों किया? यस सर। ठीक है ना, Thank you, sir. ओके बेटा। u plus u mgh लिखते ना। हाँ, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता एट व्हाट हाइट ये हो रहा है, तो आप क्या करते? आप कहते फिर सर के को हटा देते हम यहां से, है ना। के को हटा के क्या लिख देते, बोलो बेटा, के को हटा के क्या लिख देते, u। तो यहां से 2u आ जाता है mgh, और इससे इसको इक्वेट करते तो यहां से फिर हमें h मिल जाता। आया सबको समझ में ये? एक और दूं ना ऐसा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा तो रट जाएंगे। रट क्या, बेसिकली मेथड रट जाएंगे, किस मेथड से ही करना है, फिर हमें इजी लगने लगेंगे। पर 2-3 क्वेश्चन के बाद इजी लगता है। ये सीख रहे हैं, अभी हम सीखने की स्टेज पे हैं। जल्दी नोट कर लेना यार कृपया करके, ताकि हम आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। आप जितना धीरे नोट करोगे उतने कम क्वेश्चन करा पाता हूं मैं आपको। थोड़ा कोशिश करो, जल्दी लिखें थोड़ा। चल रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। एक और मजेदार सवाल। अब इस सवाल में चीजों को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं दोबारा से आपको ऑब्जेक्ट देता हूं। मान लो इनिशियल स्पीड आपको फिर से दे दी मैंने, मान लो मैंने इस बार दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। कितना दे दिया, u कितना दे दिया, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, ये ऑब्जेक्ट जा रहा होगा, कहीं ऊपर तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। ये लोकेशन ए कह देता हूं, इसको लोकेशन बी कह देता हूं, इन बिटवीन कोई लोकेशन सी होगी, है ना। अब आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट एट विच, फाइंड द हाइट एट विच क्या होगा, फाइंड द हाइट एट विच आपकी काइनेटिक एनर्जी इज थ्राइस पोटेंशियल एनर्जी।
इज थ्राइस दी, थ्राइस का मतलब जानते हो 3 टाइम्स, थ्राइस दी पोटेंशियल एनर्जी। चलो सोच के करना, उम्मीद कर रहा हूं कुछ बच्चों का आंसर तो आएगा, सबका आ जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। सर 5 आ रहा है क्या? 5 मीटर आ रहा है? 5 मीटर से। ओके, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, देखता हूं मैं भी। लग तो रहा है मुझे भी ऐसा ही कुछ सा, बट देखते हैं। सोचा सबने कैसे करना चाहिए? शुरू कहां से करें बेटा? मान लो ये हाइट हमें निकालनी है, कितनी, ये हाइट कितनी है y, मान लो ये हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। यहां पोटेंशियल एनर्जी U मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी K मान लेते हैं, है ना। और इनिशियल एनर्जी हमें पता है हाफ mu स्क्वायर है ना। इनिशियल एनर्जी हमें पता है हाफ mu स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें, वही चीज जो पहले की थी, आप कहोगे हाँ सर लिख देते हैं U प्लस K हाफ mu स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है सर, लिख दिया। अब बोलो, अब इस केस में हमें क्या दिया है? इस केस में हमें दिया है कि मेरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के थ्राइस है। और अब बताओ मुझे, आपको निकालना क्या है? हाइट निकालनी है या स्पीड निकालनी है? बोलो क्या निकालना है? हाइट। हाइट किससे आती है, पोटेंशियल से या काइनेटिक से? हाइट आती है पोटेंशियल से, यानी कि के को एलिमिनेट करो, के को एलिमिनेट करो, मतलब के को यहां से हटाना है मुझे, यानी कि मैं के की जगह क्या लिख दूं डायरेक्टली यहां? बोलो के की जगह क्या लिख दूं यहां? 3u। के की जगह क्या लिख दूं यहां? 3u इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? हाफ mu स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा? यहां से आ जाएगा 4u, 4u का मतलब 4 टाइम्स, आपको पता है ना यहाँ u की वैल्यू क्या होगी, किस हाइट पे हम? y हाइट पे हैं, यहाँ u की वैल्यू क्या होगी? बोलो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? mgy, यानी कि 4 टाइम्स mgy किसके बराबर हो गया? हाफ mu स्क्वायर के। हो गया ना, m ने m को मार दिया, और यहां से जो मेरा y आ जाएगा वो आ जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 और g, क्या यही आएगा? यानी कि 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10। अब चेक कर लो आपका आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा? 40/8 कितना आ जाएगा? 5, ठीक है ना, आ जाएगा ना, 5 आ रहा है ना, 5 मीटर। डन हो गया? जल्दी से बताओ, हो गया? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन दूं बढ़िया सा, एक और बनता है बस, है ना, एक तो और कराते हैं। अभी तक हम फेंक रहे थे, अब ड्रॉप करने वाला कराता हूं मैं, ठीक है ना। अभी तक तो मैं फेंकने वाले क्वेश्चन करा रहा था, अब ड्रॉप करता हूं किसी हाइट से, तो मजा आएगा। चलो एक और मजेदार सवाल करते हैं। अब इस सवाल में मुझे हाइट पता है, अब इस सवाल में मैंने आपको हाइट दे दिया कुछ 20 मीटर। 20 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। तो इनिशियली ये यहां पे है लोकेशन ए पे, और फाइनली तो ये हिट कर देगा ग्राउंड को, आप जानते हो ये लोकेशन क्या हो गई? बी, ठीक है ना। सो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अब ये जैसे जैसे नीचे आएगा, आपको पता है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगी, है ना। जैसे जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल कम हो रही है और काइनेटिक बढ़ रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। इनिशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, आप जानते हो? इनिशियली एनर्जी कितनी होगी, कितनी कितनी मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी? mgh, है ना, और h हमें पता है यहाँ पे। और अगर मैं ध्यान से देखूं, फाइनली मैं आपसे पूछूं तो आपको पता है फाइनली क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। यहां ये टकराने से पहले इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना, इसको v स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना।
ये हाइट इसकी यहां से यहां तक ये जो हाइट है मैं मान लेता हूं कुछ y, ठीक है ना। ऑब्वियसली मैं इसी पे क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन अब आपका ये है, सवाल आपका ये है, फाइंड द हाइट फ्रॉम ग्राउंड। वैसे भी हाइट ग्राउंड से ही नापते हैं, फिर भी लिख दिया हमने, फाइंड द हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट विच काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो, फाइंड द हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट विच काइनेटिक एनर्जी इज हाफ द पोटेंशियल एनर्जी। आसान है यार, इतनी देर में तो आंसर कर देते तुम लोग, चैंपियन हो गए हो अब तो। अभी भी नहीं कर रहे आंसर? 6.67। ओके, ये यहां से निकालिए ना हाइट, है ना। तरीका क्या है, वही यहां पोटेंशियल एनर्जी U, काइनेटिक एनर्जी K, और फिर से U प्लस K को। इस बार क्या लिखना चाहिए आपको U प्लस K को, क्योंकि ये नहीं पता इस बार, पहले V निकालना पड़ जाएगा आपको। इस टाइम पता है टोटल एनर्जी mgh लिख लो, क्योंकि हमें h पता है। अरे इस क्वेश्चन में h दिया है, इससे पहले क्वेश्चन में मुझे यहाँ इनिशियल काइनेटिक पता होती थी, इस टाइम मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता है टोटल, यानी मैं इसको mgh ना लिख लूँ इस केस में, ज्यादा इजी रहेगा ना, क्योंकि हमें h पता है इस क्वेश्चन में, हमें ये नहीं पता, ये तो पता है ना, ये हम निकाल लेंगे ऑल दो, बट क्या जरूरत है, हम इसको mgh लिख देते हैं। अब मुझे बताओ हमें क्या करना है। 30 आ रहा है। हाँ देखते हैं, हमें क्या निकालना है बोलो, हाइट या स्पीड। मान लो दोनों निकालना होता, हाइट भी निकालनी होती, स्पीड भी निकालना होता, तो मैं यहाँ कॉलम बना देता हूं, ठीक है ना। यहां मैं हाइट निकाल के दिखा दूंगा, और दूसरे वाले कॉलम में मैं क्या निकाल के दिखा दूंगा, उसकी स्पीड निकाल के दिखा दूंगा। दोनों निकाल के देखते हैं। तो पहले हाइट के लिए सॉल्व करते हैं। हाइट निकालनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सोचो। हाइट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करना है, यानी मैं k को u/2 लिख देता हूं, यहां से k को एलिमिनेट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा u प्लस u/2। वो किसके इक्वल आ जाएगा बोलो, mgh के आ जाएगा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, हाइट कितनी है इसकी बोलो, ग्राउंड से हाइट कितनी है y, तो आप पोटेंशियल एनर्जी को समझ लो mgy, है ना। और जो इसकी स्पीड होगी नीचे वो होगी v, और काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो हाफ mv², लिख सकते हो ना, ठीक है। बट हमने तो क्या किया, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी को एलिमिनेट किया, तो यहां से आ गया 3u/2, यहां से कितना आ गया 3u/2 इज mgh, और फिर यहां से डाल दिया 3/2 को mgy, और ये कितना आ गया mgh के बराबर। अब m ने m को मार दिया, g ने g को मार दिया, तो y की वैल्यू आ गई 2/3 ऑफ h, यानी कि 20। तो 40/3 आ रही है ना, चेक करो, 40/3 आ रही है। हाँ सर, 40/3 40/3 कितना होता है, 13.33। अगर आपसे ये डिस्टेंस पूछता ना कि कितना फॉल कर जाएगा, अगर आपसे ये डिस्टेंस पूछता y', तो वो आता 20 माइनस 13.33, ठीक है ना। पर हमसे तो हाइट पूछ रहा है, तो हाइट का मतलब हमें ये बताना है। अगर आपको सर जी बेटा, सर अगर हम वहां पर u को एलिमिनेट करके 2k कर दें तो हाँ तो फिर स्पीड आ जाएगी बेटा, क्योंकि आप ये सोचो, मैंने यहां बताया ना आपको, आप यहां जरूर देखा करो आपको क्या निकालना है। आपको यहां अगर हाइट निकालना है ना, तो k को एलिमिनेट करो, क्योंकि k देता है हमें स्पीड, और u क्या देता है बोलो बेटा, हाइट। तो अगर आपने यहां u को एलिमिनेट कर दिया होता तो बेटा फिर आपको हाइट नहीं मिल पाती ना, वो हाइट नहीं बता पाते, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में बताना था हाइट। अब मैंने कह रहा हूं चलो स्पीड निकाल के देखते हैं, मान लो क्वेश्चन में दोनों निकालना हो, तो स्पीड वाले केस में मैं क्या करूंगा, स्पीड वाले केस में यहां लिखूंगा, पहले तो वही लिख देता हूं u प्लस के mgh। अब किसको एलिमिनेट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, अब बताओ। अब क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है तो मुझे किसको एलिमिनेट कर लेना चाहिए यहाँ पे, u को, यानी मैं u को यहां से 2k लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं ना। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, 2k प्लस k, यानी कि कितना हो जाएगा 3k इस mgh, है ना। और 3 टाइम्स k की जगह क्या लिख सकता हूं, जो भी इस पॉइंट पे मेरी स्पीड है वो कितनी है, हाफ mv², ये किसके इक्वल हो जाएगी, mgh के। m ने m को
कैंसिल किया, है ना। तो यहां से अगर आप निकालना चाहते हो, यहां से जो मेरा v स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे v स्क्वायर आ जाएगा 2/3 GH, यही आ जाएगा। तो अगर आप v निकालना चाहते हो तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/3 g की जगह ga और इंटू 20। तो बस सॉल्व करना है इसको, फिर आपका आंसर आ जाएगा 20/√3 आ रहा है ना, कुछ कुछ है ना, वेलोसिटी 20/√3 आ जाएगी। आया ना समझ में? अब ये क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में अगर ऐसा कोई आ जाए। अब ये भी समझ में आ रहा है कब u को एलिमिनेट करना है, कब k को, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सर जी बेटा, सर मेरे को समझ नहीं आया कि कहाँ पे पोटेंशियल को यूज करना है, कहाँ पे काइनेटिक को समझ। आप मुझे बताओ पोटेंशियल से हाइट निकाल सकते हो या स्पीड, ये बताओ। बाकी तो बात सॉरी है। सर, पोटेंशियल एनर्जी से बताओ आप क्या निकाल सकते हो, हाइट या स्पीड? हाइट। हाइट। तो अब देखो यहां से, यहां क्या लिखा है, हमें जब हाइट Height। निकालनी थी तो आपके पास फॉर्मूला था u प्लस के mgh, ये तो ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बोलो, बताओ बताओ, या इसमें भी है? स्पीक, यस सर। ये क्लियर है ना? ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको हाइट निकालनी है तो काइनेटिक को हटाओ ना, काइनेटिक तो स्पीड देता है सर, काइनेटिक को क्यों रखा हुआ है आपने, इसको हटाओ। ऐसे थोड़ा हटा देंगे, k की जगह u/2 डाल देंगे यहाँ, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ से ये 3u/2 बन जाएगा और u को mgy लिख देंगे, तो स्पीड हमारी हाइट आ जाएगी, है ना। तो फिर स्पीड के साइड पे हाफ एम स्क्वायर क्यों नहीं लगा? स्पीड के साइड में मतलब कहाँ पे बेटा? मतलब साइड पे हाफ एम स्क्वायर क्यों नहीं लगा? दोनों है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, u है, ये k है। वही पर्टिकुलर फॉर्मूला दोनों के लिए लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, u प्लस के, Okay, मतलब टोटल एनर्जी को मैं हर बार mgh से इक्वेट कर रहा हूँ, u प्लस के को। u का फॉर्मूला वैसे ये होता है, k का ये होता है, बट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन में ये दिया है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं अब इस पे। ग्राफ इंपॉर्टेंट, ग्राफ रियली इंपॉर्टेंट, आप लोगों को फ्री फॉल के लिए ग्राफ आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है फ्री फॉल के लिए, हम लोगों को ये ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। तो इसको तो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेना बेटा, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछ लेगा, ये फ्री फॉल का ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। ओके, सपोज मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को क्या फेंक रहा हूं, ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, मान लो किसी भी स्पीड से ऊपर की तरफ हम फेंक देते हैं, u स्पीड से ऊपर फेंक देते हैं, तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा कौन सी एनर्जी है जो बढ़ रही है, बता सकते हो मुझे, काइनेटिक या पोटेंशियल, कौन सी एनर्जी है जो इंक्रीज कर रही है? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मान लो किसी हाइट पे, किसी पर्टिकुलर हाइट पे, मान लो इसकी हाइट है यहां से y, इस y हाइट पे आप मुझे बता सकते हो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बोलो, mgy। अब मैं सिर्फ आपको कहूं कि एनर्जी का ग्राफ बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस वाई, तो आप क्या ग्राफ बना के बता सकते हो मुझे? मैं आपसे बोल रहा हूं एनर्जी का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का मतलब है, आप चाहो तो इसको एक्स लिख सकते हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम करो यार, क्या जरूरत है वाई लिखने की, एक्स लिख देते हैं सर, हम क्यों कंफ्यूज हो, ठीक है, हम इसको क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। तो यहां आपको पता है एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgx हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, एनर्जी और एक्स के बीच में ग्राफ बनाओ, चलो जल्दी से बताओ क्या रिलेशन है। आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, आपको अगर सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया mgx, यही आया ना। तो कैसा ग्राफ लग रहा है इन दोनों के बीच में, u और x के बीच में? स्ट्रेट लाइन, सभी को दिख रहा है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सिर्फ एक बच्चे को नहीं, सबको, है ना। यार u प्रोपोर्शनल x है, कम ऑन यार, ऐसे भी मत करो भाई, u और x के बीच में कैसा रिलेशन है सर, लीनियर, तो ऐसा ग्राफ आना चाहिए, है ना। और मैक्सिमम कहां तक जाओगे, जो इसकी हाइट है ना, कहां तक चले जाओगे, जो भी इसकी हाइट है वहां तक आप चले जाओगे, है ना। तो यहाँ कहोगे आपके, हाँ सर, जब तक हम पहुंच नहीं जाते h हाइट पे, जब तक हम कहां तक नहीं पहुंच जाते h हाइट तक, ये बढ़ता रहेगा। बताओ ये ग्राफ सबको समझ में आ गया? ये पिंक वाला ग्राफ किसका है, ये पोटेंशियल एनर्जी का है, मैं पिंक वाले ग्राफ को u से लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी का। अब बात करते हैं सर काइनेटिक एनर्जी का कैसे बनेगा। सोचो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या बनेगा, आप कहोगे सर जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी ना वो E थी, वो प्योरली काइनेटिक ही थी, है ना, पर ऊपर जाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। इस हाइट पे अगर मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछूं, आप कह दो सर k है, इस हाइट पे मैंने काइनेटिक एनर्जी पूछा, आपने कहा सर कुछ k है,
तो k को मैं क्या ये लिख सकता हूं? अगर आप ध्यान से देखो यहां से k प्लस एम जी एक्स क्या E के इक्वल होगा? मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एम जी एक्स ये किसके बराबर होगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी के। मैकेनिकल एनर्जी बदल रही है या नहीं, बस इतना बताओ मुझे। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? वेरिएबल है या कांस्टेंट है? सोचो। कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल होती है ना, क्योंकि ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी कम और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो इन दोनों का ये कांस्टेंट नहीं है सर, ये कांस्टेंट नहीं है सर, पर इनका सम दोनों को जोड़ दूं तो कांस्टेंट है ना? यही तो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या ये नहीं लिख सकता माइनस एम जी एक्स, मैं राइट साइड ले जाऊं प्लस ई? क्या ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यानी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम का मतलब मैं यहां स्लोप लिख देता हूं, स्लोप को मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं, स्लोप इंटू एक्स प्लस सी। ऐसा ग्राफ पढ़ते थे ना हम, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो ये है, नेगेटिव स्लोप है और इंटरसेप्ट ई है, यानी कि यहां से हमारा एक नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहां से भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। काइनेटिक एनर्जी और एक्स के बीच का ग्राफ भी कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, बट विद अ नेगेटिव स्लोप, यानी कि ऐसा बिल्कुल यहीं से सामने से चालू होगी और ये ऐसा बनेगा। ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ है ये किसका है बोलो? काइनेटिक एनर्जी का। ऑरेंज वाला ग्राफ किसका है? काइनेटिक एनर्जी का। तो मैंने एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना था, अगर मैंने पोटेंशियल वाला बनाना था तो वो ये है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पहले जीरो है, यहां से देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी पहले जीरो है, धीरे 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 बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले जीरो है, और जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी पहले मैक्सिमम थी, तो देखो पहले वो मैक्सिमम थी, पर जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। इनका सम जो है वो कांस्टेंट है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो इनका सम आ जाएगा ये। अगर मैं यहां ध्यान से देखूं इन दोनों का सम हमेशा ये आएगा, दिस इज दी टोटल एनर्जी। इसको मैं लिख सकता हूं मैकेनिकल एनर्जी, मैं इसको ई लिख सकता हूं। तो येलो वाला मुझे टोटल एनर्जी दिखा रहा है, यू वाला मुझे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिखा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का ग्रीन वाला। टोटल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही, कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है। ये ग्राफ डायरेक्टली आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है। यस सर, डन। सभी जल्दी से करें। और एक बात जरूर लिख लें बच्चों इसमें, यहां देखो जरा जरा थोड़ा सा देखना बच्चों, ये पॉइंट कुछ स्पेशल नहीं लग रहा जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये वो पॉइंट है जहां काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गए हैं। पता है किस हाइट पे होते हैं ये? टोटल हाइट अगर h है तो ये h/2 पे बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट है। मतलब टोटल हाइट अगर h है तो जर्नी के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आप देखोगे काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो जाती है। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, वो टोटल एनर्जी को आधा आधा शेयर कर लेंगे। जैसे कि आपके पास 1000 रुपए, आपने 500 इसमें रख लिए, 500 इसमें रख लिए, ये हो गया है ना? तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। टोटल एनर्जी अगर ई है तो आधी काइनेटिक होगी, आधी पोटेंशियल होगी, दोनों आधी आधी हो जाएंगी। बढ़ जाए आगे, डन। मैं आगे बढ़ रहा हूं अब, नोटेड ना? सभी ने कर लिया? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। ओके, क्या इसका कोई आंसर करना चाहेगा? टाइमर दे रहा हूं मैं, कोशिश करो, जवाब निकाल सकते हो आप, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएगा। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। थोड़ा सा तो हम लगा ही सकते हैं सर।
A stone is projected vertically up to reach the maximum height h. The ratio of its kinetic to potential energy at 4h/5. बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा सोच के करो। आप काइनेटिक को भी h के टर्म्स में निकालो, पोटेंशियल एनर्जी को भी h के टर्म्स में निकालो, आंसर सामने होगा। सोचो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चल चुकी है तो काइनेटिक निकालने के लिए टोटल में से पोटेंशियल माइनस कर दो और फिर रेशियो लो। हिंट दे रहा हूं मैं आपको, हिंट देख लो। अगर आप समझ गए हो कि पोटेंशियल कितनी है इस हाइट पे तो काइनेटिक निकालने के लिए टोटल में से माइनस कर दो। ऑप्शन सी या ए? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ, जरा आप यहां देख लो। अगर आपने अपना पूरा 100% दे दिया हो तो यहां जरूर देख लेना, ठीक है ना। आप मुझे एक बात बताओ यार, अगर हम ध्यान से देखें, बेसिकली हम इसको फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, है ना। स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप टू रीच द मैक्सिमम हाइट h। तो ये कहां तक पहुंच सकता है? मैक्सिमम हाइट आपने बोला यहां तक पहुंच सकता है, और ये मैक्सिमम हाइट हमें कितनी दे दी है? h दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आपको पता चल चुकी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है? mgh है ना, यही है ना। और उसने किस हाइट पे पूछा है आपसे? बेसिकली इस हाइट पे तो पूछा है। ये हाइट कितनी है? 4 है ना, h/5 इस हाइट पे पूछ रहा है पोटेंशियल और काइनेटिक के बारे में। पोटेंशियल क्या नहीं बता सकते मुझे आप इस हाइट पे, या बता सकते हो? बोलो पोटेंशियल कितनी होगी इस हाइट पे, जल्दी से बताओ मुझे। पोटेंशियल कितनी होगी बता दो, पिटाई हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे पता है तो 4h/5 हाइट पे नहीं बता सकते, mgh ही तो होता है। कितना हो जाएगा? mg, और हाइट कितनी है इसकी? 4h/5 है ना। ये तो बहुत आसान है सर, ये हो गई 4mgh/5, ठीक है ना। 4/5 mgh ये लिख सकता हूं मैं। इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो काइनेटिक कितनी होगी? इसमें इतना सोचना क्या है, जब आपको टोटल पता है और पोटेंशियल पता है तो टोटल में से पोटेंशियल माइनस करोगे तो काइनेटिक नहीं आ जाएगा। अरे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ही तो टोटल होता है। हाँ सर। मैं बोलूं तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, लेफ्ट जेब में 300 हैं, तो राइट जेब के कैसे बताओगे? टोटल में से लेफ्ट जेब के माइनस कर दोगे, वही तो करना है। काइनेटिक के लिए क्या करना चाहिए आपको? बोलो। आपको सर टोटल एनर्जी पता तो है हमें, mgh है, इसमें से हम पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 4/5 mgh है, इसको माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? जल्दी से बोलो। ये आ जाएगी mgh/5, यही आ जाएगी। एलसीएम लोगे ना 5 आएगा तो 5 - 4 यही आ जाएगा। अब रेशियो किसका लेना है? बोलो। द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल, तो काइनेटिक बाय पोटेंशियल। काइनेटिक अपने पास mgh/5 है, पोटेंशियल अपने पास कितनी है? 4 mgh/5। 5 ने 5 को मारा, mgh ने mgh को मारा। कितना आंसर आ गया? जल्दी से देखो। 1/, ऑप्शन सी। डन है? डन? जल्दी से बाकी बच्चों फटाफट नोट करो, जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, क्विकली। इजी है, आसान है। मैं बढ़ रहा हूं आगे। चलो, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है ना। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग सिस्टम, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम। ये क्या होता है? थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड, थोड़ा सा जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट, जल्दी। ओके, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अब क्वेश्चन आता है आपके सामने कि अगर आप एक स्प्रिंग को, एक ऑब्जेक्ट को एक स्प्रिंग से ऐसे टांग दो, और स्प्रिंग मेरा ऐसे लगा हुआ है, वर्टिकली लगा हुआ है, ठीक है ना। और यहां से मैंने अपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से टांग दिया। ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास मेरा m है, ठीक है।
स्प्रिंग अभी स्ट्रेच नहीं हुआ है, स्प्रिंग अभी स्ट्रेच नहीं हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा या नीचे जाएगा? क्या लगता है? बोलो, कुछ तो बोलो। ऐसे ही रहेगा या नीचे जाएगा? जाएगा ना, है ना? तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, कितना नीचे तक जा सकता है? अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये कितना नीचे तक जा सकता है? कौन बताएगा? क्यों जा रहा है वैसे ये नीचे? कोई रीजन है नीचे जाने का या ऐसे ही मन कर रहा है? क्यों जा रहा है नीचे वैसे? ये कोई फोर्स है जो इसको नीचे ले जा रहा है? नीचे का फोर्स और इसका वेट। हाँ, इसका वेट इसको नीचे ले जा रहा है, डेफिनेटली नीचे ले जा रहा है। वेरी गुड, इसका वेट सर इसको नीचे ले जा रहा है, पर ऊपर स्प्रिंग लगा है। अभी तो स्प्रिंग में कोई खिंचाव है नहीं, पर ये जैसे जैसे नीचे जाएगा तो क्या ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगना चालू होगा? स्प्रिंग फोर्स लगना चालू होगा, है ना? तो कितना नीचे जाएगा ये बोलो? कब तक नीचे जाएगा? कोई बता सकता है कब तक नीचे जाएगा? जब तक स्प्रिंग फोर्स और mg बैलेंस नहीं हो जाते। ऐसा हमें लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। मैं यही सुनना चाहता था। आपने कहा कि सर जहां फोर्सेस बैलेंस हो जाए, आप यही चाह रहे हो ना कि सर जब mg और स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाए, बैलेंस, तब जाके रुक जाना चाहिए क्योंकि फोर्सेस बैलेंस हो गए। अब मेरी बात सुनना, ग्राउंड तक टच ना हो जाए। नहीं, सुनो, पहले मेरी बात सुनो। हाँ, मैक्सिमम इलोंगेशन ही हम पूछ रहे। सुनो मेरी बात। एक बच्चे ने बिल्कुल सही सोचा कि सर फोर्सेस बैलेंस हो गए, फिर वो नीचे क्यों जा रहा है? अब मुझे सोच के बताओ, जहां फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं उसका क्या मतलब है? ये कल एक लड़की ने भी पूछा था, है ना? एक साजिया नाम है, क्या नाम है बच्चे का, उसने भी पूछा था कि सर फोर्सेस बैलेंस होने का मतलब ये नहीं होता ऑब्जेक्ट रुक जाए। मैंने कल भी बताया था, जहां आपके फोर्सेस बैलेंस होते हैं वहां आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है, वहां वेलोसिटी जीरो नहीं होती। मेरी बात सुनना, क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे किसी स्पीड से ही जाएगा अगर आप इसको छोड़ोगे? हाँ सर, बिल्कुल। अब आपने कहा कि सर ये कब, आपने कहा कि सर एक ऐसा मोमेंट जरूर आएगा, है ना, एक ऐसा मोमेंट जरूर आएगा जहां पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? अगर इसका एक्सटेंशन है कितना, y0, अगर इसका एक्सटेंशन कितना, y0, ऐसे केस में सर ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगे ky0 और नीचे फोर्स लगे mg और ये बराबर हो जाए, है ना? यानी कि सर ऐसा मोमेंट जरूर आएगा जब स्प्रिंग फोर्स mg को बैलेंस कर लेगा। पर ऐसे मोमेंट के टाइम पे क्या इसकी स्पीड जीरो होगी? ये जब जब नीचे जा रहा है इसकी स्पीड बढ़ रही है, नीचे जाते जाते इसकी स्पीड बढ़ रही है, ऐसे मोमेंट पे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। फोर्स जरूर बैलेंस हो गए, फोर्स बैलेंस होने का मतलब है इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी स्पीड जीरो हो गई। अब इसके पास कोई मोमेंटम है, कोई स्पीड है, इसलिए ये नीचे उड़ जाएगा, तो ये यहां रुकेगा नहीं। अगर आप यहां से y0 निकाल रहे हो, वो आ जाएगा mg/k, पर वो हमारा क्या है, इसको हम बोलते थे इक्विलिब्रियम लोकेशन, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पे जो स्ट्रेच है वो ये था। दिस इज द स्ट्रेच एट इक्विलिब्रियम, इतना स्ट्रेच होगा इक्विलिब्रियम पे। यहां क्या आ जाएगा? स्ट्रेच एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जहां फोर्स जीरो हो जाते, बट ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेच छोड़ना हुआ। दिस इज नॉट माई मैक्सिमम स्ट्रेच, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ये ऑब्जेक्ट जब नीचे जाएगा फोर्स जीरो हो जाएगा, पर स्पीड होगी, स्पीड की वजह से ये और नीचे तक जाएगा और कहीं जाके रुकेगा। तो कैसे करेंगे सर? तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए बोलो? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि हम मान लेते हैं कि पहले मेरा ऑब्जेक्ट यहां था, ठीक है ना, और स्ट्रेच होते 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 कहां तक पहुंच जाएगा? यहां तक। कहां तक पहुंच जाएगा? यहां तक। इनिशियल वेलोसिटी कितनी लूं मैं? बोलो, सोचो। जब मैं इसको यहां छोड़ रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लूं? मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लूं? कौन बताएगा? छोड़ रहा हूं बस, इनिशियल वेलोसिटी कितनी लूं बेटा? ए लोकेशन पे जीरो लू ना। अगर मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होगी ना। और फाइनल कितनी लूं? मैक्सिमम स्ट्रेच हो गया, इसके बाद नहीं जा रहा, तो फाइनल भी कितनी हो जाएगी? बोलो, जीरो। बोलो, बोल नहीं रहा है कोई। मैंने यहां से छोड़ा ऑब्जेक्ट को, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फिर इसकी वेलोसिटी बड़ी 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 इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम हुई, पर धीरे धीरे घटी 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 फाइनली रुक गया। मुझे तो यही पॉइंट चाहिए ना, मुझे तो यही बताना ना, ये दोबारा कहां जाके रुकेगा? इसको मैं छोड़ूंगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर घटेगी और फाइनली फिर रुक जाएगा। मुझे यही तो बताना है, मैक्सिमम स्ट्रेच। क्या मैं यही निकालना चाहता हूं? लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर, हम ये निकालना चाहते हैं, पर निकालने का तरीका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है बेटा। कैसे लगाएंगे वो? आप यहां खड़े हो जाओ। आप कहां खड़े हो जाओ? बोलो, यहां खड़े हो जाओ, ठीक है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। अब आप मुझे बताओ, लोकेशन ए पे आपको कौन कौन सी एनर्जी दिख रही है? सोचो, कौन बताएगा? मैकेनिकल एनर्जी एट ए। चलो ट्राई करो, गलती तो बोल दोगे ज्यादा से ज्यादा। ट्राई करो, कौन कौन सी एनर्जी दिख रही है मुझे बताओ। क्या स्प्रिंग एनर्जी है या नहीं है ए लोकेशन पे? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि स्प्रिंग तो सर अभी स्ट्रेच हुआ ही नहीं,
है ना, स्प्रिंग में तो कोई स्ट्रेच अभी आया ही नहीं, तो इस पोजीशन पे सर स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्या कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? सोचो सोचो, आप यहां खड़े हो, क्या आपको इसकी कोई हाइट नजर आ रही है? हाँ, कितनी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए पे, बताओ? एम जी, और हाइट कितनी है? हाइट ये देखो, ये लिए हमने, है ना, एम जी वाई। कितनी आएगी बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? एम जी वाई। क्या कोई काइनेटिक एनर्जी है ए पे? नहीं सर। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पीड क्या है यहाँ पे? जीरो। तो सिर्फ इसके पास, सर आप कहोगे हाँ सर इसके पास सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल, सॉरी इसके पास सिर्फ क्या थी बोलो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी सर ए पे। एग्री कर रहे हो? अब सभी फील लोगे तभी समझ में आएगा, नहीं लोगे तो कभी नहीं आएगा, है ना? हाँ 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 सर हाँ। अब मुझे बताओ, जब मैं यहां आ जाऊंगा, यहां आ गया, आप तो यहीं खड़े हो ना, आप तो यहीं खड़े हो। अब बताओ यहां पे फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, क्या आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी यहाँ या नहीं? रुक गया ना सर, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी सर। काइनेटिक एनर्जी तो सर यहां भी जीरो है क्योंकि स्पीड जीरो है। काइनेटिक एनर्जी तो सर पहले ही लिख देता हूं मैं, यहां भी जीरो है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? आप यहां पहुंच गए, आप ग्राउंड पे पहुंच गए, पोटेंशियल एनर्जी सर जीरो हो गई। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पर क्या स्प्रिंग खिंचा हुआ है अब? हाँ सर। कितना खिंचा है? वाई। क्या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ? हाँ सर। और वो क्या होती है? हाफ के वाई स्क्वायर। और तो कोई एनर्जी नहीं है ना बी पे? बता दो, अभी है आपको लगता है तो मुझे बता दो। नहीं है ना, काइनेटिक तो है नहीं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अच्छा, एक्चुअली यहां पता है क्या हो रहा है? यहां हमारी ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, स्प्रिंग बढ़ रही है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो है। एक घट रही है, दूसरी बढ़ रही है, एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। लॉस तो नहीं हो रहा ना, कंजर्वेशन है ना एनर्जी का, और कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो मैं लगा सकता हूं ना इसको, है ना? हाँ सर, यानी कि सर यहां तो कंजर्वेशन हो रहा है। यहां फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें जाके कन्वर्ट हो गई? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में जाके कन्वर्ट हो गई है, समा गई है। अब बस आपको कंजर्वेशन लगाना है, इन दोनों को आपस में लगाओ और मुझे y की वैल्यू बता दो। आप हो गए अच्छा ई ए किसके इक्वल हो जाएगा बोलो? ई बी के। तो यहां से आप बोलोगे सर एम जी वाई किसके बराबर है? एम जी वाई किसके बराबर है? हाफ के वाई स्क्वायर के। तो यहां से एक वाई कट जाएगा ना, तो आप लिखोगे एम जी बराबर हो गया सर हाफ के वाई के, और यहां से मल्टीप्लाई करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2mg बाई के। कितनी आ जाएगी? 2mg बाई के। अब इसको नोट कर लो। मैं इसके लिए भी लिख देता हूं ये क्या किया था मैंने, है ना? तब तक आप वो लिखते रहो। ये वो लोकेशन थी, इस लोकेशन पर फोर्स बैलेंस हुए हैं। नोट करो पहले सभी। सर जी सर इस बार जो पेपर होगा एग्जाम, तो उसमें क्या वेक्टर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे? वेक्टर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं 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 नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन के क्वेश्चंस जो आपने पढ़ा अभी, और
वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क पावर, जो भी हमने पढ़ा, पावर नहीं पढ़ा ना, वर्क के, सिर्फ वर्क डन वाले क्वेश्चंस, वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ ये आ सकता है, स्प्रिंग आ सकता है, स्प्रिंग आ सकता है, हाँ स्प्रिंग के बारे में आ सकता है। ओके, एक बार इसका रिकैप जल्दी से, फास्ट रिकैप मैं आपको दे रहा हूं। यहां देखो सभी बच्चे, यहां स्प्रिंग के साथ एक मास लगाया था, आपको पता है ये मास नीचे जाएगा अपने वेट की वजह से। अब आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये तब तक जाएगा जब तक फोर्स बैलेंस ना हो जाए, पर जब तक फोर्स बैलेंस ना हो जाए ये तब तक नहीं जाएगा, उससे ज्यादा नीचे जाएगा। मैंने बताया ऐसा क्यों, क्योंकि जब फोर्स बैलेंस होता है तब इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होती है। यहां इसकी स्पीड जीरो नहीं है, यहां से इसकी स्पीड जीरो नहीं है, डाउनवर्ड स्पीड है, तो ये नीचे जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेच कितना होगा, ये कितना नीचे जा सकता है, तो हम मैक्सिमम स्ट्रेच निकाल रहे हैं। तो वाई मेरा मैक्सिमम स्ट्रेच है कि ये स्प्रिंग कितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकता है। तो इसके लिए हमने एनर्जी का कंजर्वेशन लगाया है। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल। वो क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो जब हम ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड जीरो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और फाइनली ये नीचे जाके फिर से रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा रहे हो तो यहां आप देखो काइनेटिक तो जीरो है, पर पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की है सिस्टम में, ग्रेविटेशनल भी और स्प्रिंग भी। दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी हमें दोनों देखनी पड़ेंगी। तो अगर आप देखो ध्यान से, स्प्रिंग तो खींचा ही नहीं हमने अभी, तो उसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं सारी की सारी, क्योंकि हम यहां से रेफरेंस हम यहां से देख रहे हैं, तो सारी की सारी एनर्जी कौन सी? हमारी हाइट की वजह से, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg/y, क्योंकि हाइट इसकी यहां से y है ना, क्योंकि फाइनली वो यहां आ गया, यहां से ही हम देख रहे हैं मान लो, तो फाइनल हाइट इसकी, इनिशियल हाइट इसकी y है, तो mg/y। फिर ये नीचे आएगा 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 आएगा, कितना स्ट्रेच हो गया? y, तो वो सारी एनर्जी किसमें चली गई? स्प्रिंग में, हाफ ky²। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपके सामने आ चुका है ऑब्जेक्ट और यही रेफरेंस है, तो इसलिए आप कहोगे सर फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ ky² है। दोनों को इक्वेट किया, y की वैल्यू आ गई 2mg/k। और अगर आप रिजल्ट को थोड़ा सा भी ध्यान से देखते तो आपको एक चीज समझ में आती, इक्विलिब्रियम पे कितना स्ट्रेच होता था? mg/k, और मैक्सिमम स्ट्रेच कितना होता है? 2mg/k। यानी कि अगर हम किसी स्प्रिंग के साथ ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो किसी एक लेंथ पे जाके पहले इक्विलिब्रियम आता है जहां फोर्सेस बैलेंस होते हैं, उसके डबल लेंथ पे जाके क्या आ जाता है? मैक्सिमम स्ट्रेच। मतलब अगर इक्विलिब्रियम लेंथ 1 सेंटीमीटर नीचे है तो ऑब्जेक्ट कितना और नीचे जाएगा? और 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, यानी कि टोटल वो 2 सेंटीमीटर नीचे जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां से कितना नीचे इक्विलिब्रियम आया था? mg/k पे, और उससे mg/k और नीचे चले जाओ, यानी कि 2mg/k टोटल डिस्टेंस चलोगे तो आपका मैक्सिमम स्ट्रेच आएगा, वो वहां जाके रुक जाएगा। अब मैं आप बढ़ रहा हूं आगे, मैंने बहुत देर दे दी इसको लिखने के लिए भी, समझाने के लिए भी। क्वेश्चन करते हैं। अब यार ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब तो मैंने पढ़ा ही दिया, अब तो इसका आंसर डायरेक्ट ही कर दो, अब तो रट गया होगा। इनिशियली मास इज हेल्ड सच दैट स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड कंडीशन, इफ मास m is suddenly released, मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में कितना होगा? ऑप्शन बोलो बोलो, ऑप्शन बी है ना, अभी तो पढ़ाया 2mg/k होगा। सर कितना नीचे तक जाएगा? ये y डिस्टेंस नीचे जाएगा, कितना नीचे होगा? y कितना आता है यहाँ पे? 2mg/k। इक्विलिब्रियम कहां आता है? इक्विलिब्रियम कितने नीचे आता है? mg/k पे, और मैक्सिमम स्ट्रेच 2mg/k। ठीक है, एक और प्यारा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और 2017 में आया भी हुआ है ना। सभी को मैं ट्राई करने देता हूं, सब अपना अपना लगाओ दिमाग, और मैं आपको बता देता हूं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। सो ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। मैं चाहता हूं पहले आप कोशिश कर लो, चाहे गलती कर लो, बट कोशिश तो करनी चाहिए ना, फिर मैं बताऊंगा। और मजेदार क्वेश्चन है और आने के चांसेस बहुत है। Consider a drop of rainwater having mass 1 gram falling from the. सी होगा क्या? Yes, option C is the answer. ऑप्शन सी। Yes. एक बूंद जिसका मास 1 ग्राम का है वो 1 किलोमीटर नीचे चली गई, तो आप पहले बताओ ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन नहीं निकाल सकते आप? पता है ना, हाइट भी दे दी, उस बूंद का मास भी दे दिया, आप पहले उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हो
1000 से डिवाइड कर सकते हो उसको, और किलोमीटर को मीटर में कर लेना, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। देखो यहां देखो, अगर एक बूंद दे रखी है, समझना ध्यान से, यहां पे एक ड्रॉप दे रखी है और वो कह रहा है ये बूंद नीचे आ रही है ना, धरती पे आके टकरा रही है, ग्राउंड पे आके टकरा रही है। इस बूंद का मास कितना दिया है, जल्दी से बोलो। 1 ग्राम। 1 ग्राम बोले तो कितना लिख सकता हूं, 10 की पावर -3 kg लिख सकता हूं। 1 ग्राम को 10 की पावर -3 kg लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब ये बूंद नीचे आ रही है ना, ये बूंद नीचे आ रही है, और कितना नीचे आ रही है आप जानते हो, कितना नीचे आ रही है बोलो, 1 किलोमीटर। यानी कि मैं इसको 1000 मीटर लिख दूं, 1 किलोमीटर को जानते हो ना, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। अब मुझे बताओ ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है नीचे, mg, और ड्रॉप कितना नीचे आ रही है, 1000 मीटर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कोई मुश्किल है निकालना, सोचो, आसान है ना। ग्रेविटेशन फोर्स नीचे mg और डिस्प्लेसमेंट नीचे 1000, तो mgh हो जाएगा, यानी कि ये वर्क डन हो जाएगा mgh, यानी कि m की जगह 10 की पावर -3, g की जगह 10 और h की जगह 10 की पावर 3। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, बचेगा सिर्फ कितना, 10 जूल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स तो आ गया आपका 10 जूल, और यहीं से तो आंसर भी आ जाएगा। वैसे तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये दिख भी रहा है, पर हम आगे भी सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट हमने कर लिया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स हमने निकाल लिया। अब वो कह रहा है ये बूंद जैसे जैसे नीचे आ रही है ना, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा होगा, नीचे या ऊपर, सोचो। अगर ये बूंद नीचे आ रही है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा होगा, फ्रिक्शन इसको रोक रहा होगा, है ना, डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स सर ऊपर लग रहा होगा। हमें इस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालना है। फिर आप कहोगे सर हम कैसे निकाल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, हमें फ्रिक्शन फोर्स तो पता ही नहीं कितना है, कहोगे ना। अब इसमें म्यू mg मत लिख देना, वो वाला फ्रिक्शन नहीं है ये, है ना, सरफेस वाला नहीं है। यहां में फ्रिक्शन फोर्स पता ही नहीं है कितना है ना, और वो कांस्टेंट भी नहीं होता, वो कांस्टेंट भी नहीं होता। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम। आप लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि जो टोटल वर्क डन होता है, यहां कौन कौन वर्क कर रहा है, आप कहोगे सर एक ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, दोनों का वर्क डन, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है वर्क एनर्जी थ्योरम में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के होता है ना। टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। कौन सी थ्योरम है ये, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आपको ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन पता है, हाँ सर 10 है। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालना है सर, फ्रिक्शन फोर्स पता है, नहीं पता है सर। डिस्प्लेसमेंट पता है पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं पता, तो ऐसे ही रहने दो, हमें तो इसका वर्क डन निकालना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये तो निकाल सकते हैं, हाफ m आप लिख सकते हो v² माइनस u²। इनिशियल स्पीड क्या थी इसकी बोलो, इनिशियली रेस्ट पे थी, और फाइनल स्पीड क्या हमें दी है, ये अच्छा किया उसने, फाइनल स्पीड तो हमें दे दी कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड। अब हो जाएगा सर कैसे, यहां आया 10 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन किसके इक्वल हो गया, हाफ, मास है मेरा 10 की पावर -3, और v² की जगह आ जाएगा आपका 50 का स्क्वायर जो कि होता है 2500, और u² तो 0 ही है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब आप इसको देखो ये कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 2 से काट दो, ये आ जाएगा 1250, और उसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 1.25 आ जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन को मैं यहां लिख दूं बेटा, थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी मुझे लिखने की, यहां लिख दूं ना। तो अगर आप ध्यान से देखो आपको मिला 10 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये किसके बराबर हो गया है, 1.25 जूल्स के। तो यहां से वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, इसको यहां से माइनस कर दो, तो 1.25 माइनस 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, -8.75 जूल्स। ये आ गया। अब देख सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी। अब यहां आप वहां फंस जाओगे अगर आप सोचने बैठ गए सर फ्रिक्शन फोर्स कितना है, नहीं पता हमें, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, फ्रिक्शन का फोर्स यानी रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर हमें नहीं पता, पर फिर भी हम उसका वर्क डन तो निकाल ही सकते हैं ना वर्क एनर्जी थ्योरम से। इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लग सकता बेटा। कई आप सोच रहे हो सर इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, नहीं। क्या रीजन है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, और यहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है। इन दोनों लोकेशन पे एनर्जी कंजर्व नहीं है, एनर्जी घट रही है, आपकी ओवरऑल एनर्जी भी घट रही है।
जो एनर्जी सबसे ऊपर थी और सबसे नीचे वाली एनर्जी क्या इक्वल है? नहीं, क्योंकि यहां फ्रिक्शन फोर्स है, यहां दोनों एनर्जी इक्वल नहीं है बेटा, यहां एनर्जी घटेगी, कुछ एनर्जी फ्रिक्शन फोर्स घटा देगा। जी बेटा। रेन ड्रॉप है सर वो फॉल कर रही है सर, फ्रिक्शन कैसे लगा? तो उसमें एयर रेजिस्टेंस को फ्रिक्शन ही है क्या? एयर फ्रिक्शन बेटा, एयर फ्रिक्शन मतलब हवा कोई एयर ड्रैग दे रही होगी, उसको रोक रही होगी। जैसे कोई चीज हम आगे जाते हैं ना, तो हमें एकदम एयर टकराती है ना हमसे, तो हमें उसको स्लो डाउन कर देती है। या अगर एयर नहीं होती तो यही तो होता है, हम जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम पढ़ते थे ना कि हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ छोड़ेंगे, एक जल्दी आ जाता है, एक लेट आता है, क्यों आता है? क्योंकि एयर फ्रिक्शन है, वरना तो दोनों को साथ आना चाहिए ना। तो हमारी जो ड्रॉप होती है, पानी की जो बूंद होती है, वो भी जब जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है तो एयर उसको रोकने की कोशिश करती है, एयर ड्रैग लगाती है। वो वाला फ्रिक्शन नहीं है जो अभी हम लोगों ने फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा है, म्यू इनटू नॉर्मल, वो वाला नहीं, ये अलग तरीके का फ्रिक्शन होता है, एयर फ्रिक्शन कहते हैं इसे। और सर वो जो फॉर्मूला था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये टोटल वर्क डन है बच्चे, ये हमने पढ़ा था ना वर्क एनर्जी थ्योरम में। बोलो क्या पढ़ा था? वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, बोलो क्या पढ़ा था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको बस क्वेश्चन में ये देखना है कौन कौन से वर्क डन हो रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेज है ना? वो नेगेटिव वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, टोटल वर्क डन हो गया ग्रेविटेशन प्लस फ्रिक्शन। ओके सर, थैंक यू सर। सर जी बेटा। सर क्या कभी फ्रिक्शन जीरो हो सकता है? कौन सा फ्रिक्शन? मतलब सर जो हम लोग जब चलते हैं सर उस टाइम सर जो फ्रिक्शन नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो हम आगे चल नहीं पाएंगे बेटा, इतना याद रखना। फ्रिक्शन ही हमें एनेबल करता है चलने के लिए। इवन मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं इससे रिलेटेड, है ना, एक मिनट मैं बताऊंगा एक रिलेटेड। हाँ चलो, कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। सर मॉडल में तो क्वेश्चन दिया था सर, उसमें सॉल्यूशन में था कि फ्रिक्शन इज जीरो होगा सर जब एक आदमी चलेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस में विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी अगर कोई आदमी चलने की कोशिश करेगा तब वर्क डन मतलब फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जीरो हो रहा था। हाँ, वो वर्क डन जीरो है, फ्रिक्शन फोर्स जीरो नहीं है। वर्क डन जीरो हो गया, थोड़ा हाइपोथेटिकल केस है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो हो जाए। एक्चुअली मैं उसके बारे में समझाता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो सारे, है ना, इसको नोट कर लोगे, ठीक है? ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन जो आप कह रहे हो ना, ये बहुत कॉमन है कि सर हम जब चलते हैं वाइल वी वॉकिंग, उस टाइम पे क्या होता है? हम जब चलते हैं उस टाइम पे क्या होता है? जब हम चलते हैं तो हम कहां पुश करते हैं? हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, याद रखना। जब हम चलते हैं तो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो हमें एक नॉर्मल रिएक्शन आगे की तरफ मिलता है, और नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आगे, इसी को आप फ्रिक्शन कहते हो, है ना? ठीक है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं, वैसे हम इसको बोलना चाहिए कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं इसको? कांटेक्ट फोर्स हमें इसको बोलते हैं जनरली। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बना देता हूं, यहां मैं जो भी लिख रहा हूं बार बार मिट जाता है। ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, यहां जैसे हम चल रहे हैं, तो हम जब चल रहे हैं तो होता क्या है, हम जो अपनी अर्थ है ना उसको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरा पैर स्लिप नहीं कर रहा, तो ऐसे में एक कांटेक्ट फोर्स मिलता है आगे की तरफ, इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो हमें अर्थ से कांटेक्ट फोर्स मिलता है। एक्चुअली ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और आगे की तरफ फ्रिक्शन है, यानी कि हमें फ्रिक्शन इनेबल करता है चलने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? आगे की तरफ चल रहे हैं, तो ये हमें क्या मिलता है? एक फ्रिक्शन मिलता है आगे की तरफ जब हम चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? बट एक बात याद रखना, जब हम चलते हैं हमारा पैर स्लिप नहीं कर रहा, हमारा पैर क्या हो रहा है? स्लिप नहीं कर रहा, अर्थ से वो स्लिप नहीं कर रहा है, यानी कि मैं स्टैटिक फ्रिक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं, काइनेटिक का नहीं। जो मेरा पाव है, जो मेरा पैर है, समझना, मेरा पैर का मूवमेंट ऐसे होता है, अगर ये हमारा पैर है और ये हम अर्थ पे रख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अर्थ को धकेल रहे हैं, यहां पर स्लिप नहीं कर रहा है। मेरे पैर और ग्राउंड के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा हुआ? मुझे बोलो, स्टैटिक। कैसा फ्रिक्शन फोर्स है? बोलो। वो ऐसे तो नहीं चलते चलते आपके पैर स्लिप करते हैं पीछे, नहीं करते ना, तो यानी कि जो फ्रिक्शन है वो कैसा है? स्टैटिक है। और जब तक स्टैटिक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इनके बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स हालांकि आगे की तरफ लगेगा, और कैसा लगेगा? स्टैटिक। तो हम जब आगे चलते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही हमें आगे ले जाने के काम आता है, तो फ्रिक्शन फोर्स जरूर मुझे स्टैटिक मिलेगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी जरूर होगा, पर इसका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? जीरो। अब आप सोचोगे सर इसका रीजन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन जीरो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन तब होता अगर मेरा पैर स्लिप कर रहा होता, चलते टाइम मेरा पैर धरती पे स्लिप करता, अर्थ पे स्लिप करता, तो मेरे पैर और ग्राउंड के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट होता। तो डिस्प्लेसमेंट उनके बीच में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमारी बॉडी का होता है एक्चुअली, वो पैर के और ग्राउंड के बीच का नहीं होता। इसलिए बोल देते हैं कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारे चलते टाइम, व्हाइल वॉकिंग, जब हम चल रहे होते हैं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हम क्या मान के चलते हैं? बोलो, जीरो होता है। फिर आप कहोगे सर हम आगे जाते कैसे हैं एक्चुअली? तो
तो फ्रिक्शन हमें कैसे हेल्प करता है? फ्रिक्शन हमें एक्सेलरेशन देता है, फ्रिक्शन की वजह से ही हमें क्या मिलता है आगे? एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन प्रोवाइड अस द एक्सेलरेशन, है ना, वो हमें क्या देते हैं? हमारी बॉडी को एक एक्सेलरेशन देता है जिसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि हम जो चलते हैं वो एनर्जी कहां से आती है? सर इस केस में वर्क डन करता कौन है? अगर फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं है, सर नॉर्मल का भी कोई वर्क डन नहीं है, एमजी का भी नहीं है, तो हम चल कैसे रहे हैं? तो इसका आंसर है हमारे बॉडी की इंटरनल एनर्जी है जो हमारे मोशन में कन्वर्ट होती है। मेरी बॉडी की अपनी अंदर की एनर्जी मोशन में कन्वर्ट होती है। फ्रिक्शन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही जो मुझे आगे ले जा रही है, फ्रिक्शन से सिर्फ एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है ना। फ्रिक्शन प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन से हमें क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है, और उस एक्सेलरेशन से हमारी स्पीड बढ़ रही है, बट फ्रिक्शन कोई वर्क डन नहीं करेगा। याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है, वो कोई वर्क डन नहीं करेगा अनटिल और अनलेस मेरे पैर स्लिप कर रहे हो। अगर धरती पे मेरे पैर स्लिप कर रहे हैं तो फ्रिक्शन वर्क डन करेगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ तो करेगा, पर चलते टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और वर्क डन कौन करता है? हमारी बॉडी। चाहे तो ये बातें लिख लो, क्वेश्चन में थ्योरेटिकल आ जाता है। हमारे चलते टाइम वर्क डन कौन करता है? हमारी अपनी बॉडी। हमारे चलते टाइम वर्क डन कौन करता है? हमारी अपनी बॉडी, हमारी इंटरनल एनर्जी वर्क डन करती है। क्या फ्रिक्शन वर्क डन करता है? नहीं। क्या हम आगे चल फ्रिक्शन की वजह से ही पाते हैं? हाँ, ये बात सही है कि फ्रिक्शन हमें आगे की तरफ एक्सेलरेशन देता है, इसलिए हम चल पाते हैं। फ्रिक्शन हमें आगे एक्सेलरेशन देगा, इसलिए हम चल पाते हैं, ठीक है। ओके, सो एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका डिस्टर्ब होता भी है कनेक्शन, बेटा सुनो मेरी बात, अगर आपका कनेक्शन बीच में इंटरप्ट होता भी है, आप रीज्वाइन करते हो और मैं बोल रहा हूं, तो एटलीस्ट उसको मेरे को रुकने दिया करो बेटा। ऐसे मत बीच में टोका करो, मैं बोल रहा हूं आप बीच में बोल रहे हो, ऐसे अच्छा लग रहा है। वो जो मैं अपनी बात कर रहा हूं मैं उसको तो समझा दूं ना, जो इसका क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट कंप्लीट, देन आई विल टेक अ पोज, तब आप बोलो कि सर एक बार कुछ आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो, ठीक है बेटा। हाँ अब बोलो। हाँ जी बोलो, अब क्या कह रहे थे बेटा? सर हम सबका लाइट चला गया तो कितना सरफेस छोड़ना है? आपने कहां तक किया था बच्चे, कहां तक किया था? ये क्वेश्चन कर लिया था? यस सर। इसके बाद बताइए। हाँ, तो इसके बाद बस एक बच्चे का क्वेश्चन था, आप तुम सुनते तो तुम्हें समझ में आ जाता। उसने यही पूछा है कि चलते टाइम सर फ्रिक्शन का क्या रोल है, तो मैंने यही बोला है जब हम चलते हैं तो पैर ग्राउंड पे फोर्स लगाता है, बट वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन चलने में मदद करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। सवाल ये है कि सर फ्रिक्शन क्या कोई वर्क डन करता है? इस केस में तो आंसर है नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन कोई वर्क डन नहीं करता है ना। क्यों नहीं करता है सर? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? कोई मूवमेंट नहीं है, स्लिपिंग नहीं है, पैर और जमीन के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। हम चलते हैं ना, आपको ऐसा लग रहा होगा सर अब अगर हम आगे चलेंगे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, नहीं, जब हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन आगे ही है। ऐसा कैसे सर? जब हम आगे चलते हैं तो हम अपने पैर को पीछे दबाते हैं तो हमें फ्रिक्शन आगे मिलता है। हम अपने पैर को पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी टेंडेंसी पैर को पीछे मूव करने की है, तो फ्रिक्शन आगे ही होता है। एक बार ऐसा ही सवाल पूछा भी गया था कि कितना हम फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड रह सकते हैं, हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? फ्रिक्शन की वजह से मेरा एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? आप जानते हो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, आपको पता है। अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए क्या निकाल सकते हैं? फ्रिक्शन फोर्स, है ना, जो भी मेरा फ्रिक्शन फोर्स है, एफएस मैक्स डिवाइडेड बाय मास। आप जानते हो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? म्यू एस इंटू नॉर्मल, यानी म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय मास, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो मुझे मिलता है फ्रिक्शन से वो ये होता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली एग्जाम में, मैं अभी भी कह रहा हूं नोट कर लो, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में भी रखे मिलते जुलते, अब सब नोट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारी बॉडी का क्या हो सकता है? म्यू इंटू जी। फ्रिक्शन की वजह से मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरी बॉडी का क्या हो सकता है? म्यू इंटू जी, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स बाय मास। हाँ जी बेटा। सर कांटेक्ट फोर्स जो लगा आगे की ओर लग रहा है, हाँ जी, तो सर हम लोग जो अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो सर दोनों एक्शन के एक्शन पेयर हो सकता है? नहीं, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं कांटेक्ट उसी का रिएक्शन है बेटा, और उसके दो कंपोनेंट है, एक ये फ्रिक्शन और एक नॉर्मल, ठीक है। जो मैंने पीछे अर्थ पे, मैंने भी अर्थ पे ना यहाँ फोर्स लगाया होगा, मैंने यहाँ फोर्स ऑन अर्थ लगाया होगा, अर्थ ने मुझे कोई रिएक्शन दिया होगा, वो ये है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ नॉर्मल होगा और अर्थ पे फोर्स में सिर्फ नीचे लगाऊंगा, ठीक है। सर जी बेटा। फिर हम जब पानी में चलते तो फ्रिक्शन कम क्यों हो जाता? ओके, पानी में चलने से या फिर अगर आप जमीन पे तेल डाल दो या ग्रीस कर दो
तो ऐसे में ग्रुप्स क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं, लुब्रिकेशन कहते हैं ना जिसको, है ना। ये तो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे ना बेटा, जैसे हम, आप बोलो कैरम बोर्ड पे भी क्या करते हो आप, टेल्क डालते हो, याद है। तो टेल्क डालने से क्या होंगे, आपको पता है सरफेस एक्चुअली ऐसी होती है, हमने पढ़ा था ना मॉलिक्यूलर लेवल पे सरफेसेस में ग्रुप्स होते हैं। अगर आप ऑयलिंग कर दोगे या पानी डाल दोगे तो यहाँ पानी भर जाएगा, तो ग्रुप्स फिल हो जाएंगी, तो सरफेसेस कैसी हो जाएंगी, कंपैरेटिवली स्मूथ, मतलब आपका म्यू कम हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम। ठीक है ना। अगर आपको किसी सरफेस को स्मूथ बनाना है तो आप क्या कर सकते हो सर, ग्रीसिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। अगर मैं उसके ऊपर क्या डाल दूं, मिट्टी डाल दूं, तो क्या वो सरफेस स्मूथ होगी, नहीं सर। पत्थर डाल दूं तो क्या सरफेस स्मूथ होगी, नहीं सर। ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, पानी डाल देंगे, है ना, रेत डालने से, मिट्टी डालने से तो वो स्मूथ नहीं होगी ना, है ना। तो सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए ये करेंगे। इवन पंखे में भी हम अगर स्मूथनेस लाते हैं, पंखा जो हमारे घर में होता है उसके अंदर बेरिंग यूज करते हैं, बेरिंग सुना है ये वर्ड, ये रोलिंग में काम आता है वैसे, है ना। तो उसमें कहते हैं ना बेरिंग टूट गया पंखे का, है ना, सुना होगा आपने। तो उसको स्मूथ बनाने के लिए, रोटेशन को स्मूथ बनाने के लिए बेरिंग्स का यूज होता है। ठीक है, ये भी फ्रिक्शन कम करता है। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया था। आगे बढ़ते हैं, 2015 में आया हुआ एक सवाल, क्या आप लोग कर पाओगे, देखते हैं, ट्राई करो, मजा आएगा अगर आप कर पाए तो, नहीं कर पाए तो थोड़ा सा दुख होगा मुझे, पर चलता है। ट्राई 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 ट्राई, आप कर सकते हो। ऑप्शन डी। डी, यस यस, ओके, सही है, सर ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। ओके, जरा इस क्वेश्चन को देखो, सभी ने ट्राई किया। देखो एक तरीके से ये स्प्रिंग फोर्स जैसा नहीं है, देख रहे हो, है ना, कुछ कुछ स्प्रिंग फोर्स जैसा ही तो है, एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स ही तो होता है ना स्प्रिंग फोर्स में, यानी कि आप कहोगे हाँ सर के की वैल्यू 0.1 हो गई। ठीक है, सो आपको इतना पता है, यहां पे हम या तो वर्क एनर्जी थ्योरम को भी यूज कर सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही फॉर्मूला होता है ना वर्क डन का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ डेल्टा के, कैपिटल के लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी। और यहां से वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर एफ डी एक्स कर देते हैं, और लिमिट ध्यान से देखना 20 से 30 के बीच में डाल देते हैं। ठीक है, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अगर आप यहां से डालोगे, इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, 0.1 एक्स डी एक्स, और लिमिट डाल दो 20 से लेके 30 तक, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ, मतलब मैं यह लिख सकता हूं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, बोलो फाइनल एनर्जी निकालनी है ना। ओके चलो इसको फटाफट डालो, एक नेगेटिव साइन भी है ना यहाँ से, एक नेगेटिव साइन भी है ना, उसको भी देख लो, नेगेटिव साइन को भी ले लो, यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव साइन भी आ गया, तो माइनस 0.1 एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट जाएगी 20 से लेके 30 तक। फाइनल एनर्जी आपको एरो सर निकालनी है, इनिशियल एनर्जी सर हमें पता है क्या, हाँ हाफ, एम कितना है मेरा 10, और स्पीड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब बस इसमें लिमिट डाल दो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बस और कुछ भी नहीं करना। माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये 2 को मैंने यहां रख दिया, और यहां से आ जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 30 का स्क्वायर होता है कितना, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनल एनर्जी माइनस यहां से कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे 500। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू निकालो, ये कितना हो जाएगा, 900 माइनस 400, चेक करो ये कितना हो गया, 900 माइनस 400, ये कितना हो गया आपका, बोलो 500 बाई 2, 500 बाई 2 250, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से आ जाएगा लेफ्ट साइड में, दोबारा से यहां सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो यहां से आ जाएगा माइनस 0.1 इंटू 500 बाई 2, यानी कि 250,
ये किसके इक्वल है, फाइनल एनर्जी माइनस 500 के। तो यहां से जो फाइनल एनर्जी होगी वो आ जाएगी 500 माइनस 25 यानी कि 475। यार इस क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन ही तो है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम से ही किया है मैंने। वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन निकालने के लिए FDX लगा दिया। तो इस क्वेश्चन में पहले मैंने यहाँ वर्क डन निकाला, इसको फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, क्योंकि फाइनल लिखनी है इसलिए मैंने हाफ mv² लिखा ही नहीं है, मुझे तो फाइनल ही निकालनी है ना। माइनस इनिशियल एनर्जी के लिए हाफ mv² लगा दिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर आपने नीचे जो सॉल्व किया था 500 माइनस 27 कर दिया। अच्छा 25 सॉरी, ठीक है 500 माइनस 25। यस सर। हाँ जी बेटा ठीक है, थैंक यू। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे बताने की जगह थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बता देता हूं, किस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना। लास्ट टाइम काफी बच्चों ने कहा था सर थोड़ी सी मदद कर दो, टेस्ट से पहले थोड़ा सा गाइड कर दिया करो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, भूल जाते हो। तो जल्दी से मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि क्या क्या पढ़ लेना चाहिए आपको फॉर टेस्ट। ठीक है, सिंपल जैसे आप लोगों ने फ्रिक्शन के मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, आपको याद है इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम्स मैंने कराई थी। अगर कोई मास यहां रखा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, याद है आपको पता है नीचे फोर्स लगता है mg sin थीटा, याद आ रहा है, और ऊपर फोर्स कितना लगेगा बोलो, म्यू mg cos थीटा। आपको पता है ना ऐसे केस में इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा को m में रखो, कितने देर में ये नीचे आएगा आप एक्सेलरेशन निकाल के भी कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी सरफेस पे रखते हैं और अगर मैं इसको आगे की तरफ मूव कराता हूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, आपको पता है म्यू के mg होता है। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहां से, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप कांस्टेंट स्पीड देके छोड़ दो तो इस पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाता है म्यू के इंटू जी। तो ये इसका रिटार्डेशन हो जाता है। अगर इसके पास इनिशियल स्पीड v है तो कितनी देर में जाके रुक जाएगा आप यहां से निकाल सकते हो। इनिशियल स्पीड मान लो u है तो कितनी देर में u रुक जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at से निकाल सकते हो, टाइम आप यहां से निकाल सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए थे, ऐसे ही कुछ मिलते जुलते इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, इस केस में कितना है, फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस तरीके के बहुत बेसिक टेस्ट बनाया है मैंने, टेस्ट सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि आप बेसिक समझ पा रहे हो, क्या आप रिवाइज करके आ रहे हो। ठीक है ना, तो मेरी उम्मीद है अगर आप बहुत अच्छे से बारीकी से क्लास को अटेंड कर रहे हो, बहुत बेसिक चीजों को याद रखते हो, तो बहुत बेसिक, क्योंकि नीट का टेस्ट जो है ना, जो नीट का एग्जाम आ रहा है लास्ट के 1-2 साल से बेसिक्स को टेस्ट करने पे आ रहा है, इसलिए मैंने भी बहुत बेसिक सवाल डाले। ठीक है, ओके, इस तरीके के सवाल आपको बहुत मिलेंगे वहां पे। वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल मिलेंगे आसान जैसे आज मैंने कराए हैं। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। अगली क्लास में मैं मिलूंगा, आगे आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा और हम पावर डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। एक बार सर ग्राफ वाला स्लाइड पे जाइए ना। ग्राफ वाला स्लाइड, ये वाला बेटा, यस सर। सर आप जो दोनों का सम कैसे करती है, दोनों का, समझ में नहीं आया। दोनों का सम बेटा। अच्छा यहाँ बताओ यू कितना है। नहीं सर, ऊपर में जो लिखे हैं मैकेनिकल एनर्जी। हाँ मैकेनिक उसी पे आ रहा हूं, तुम जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बोल ही नहीं थे। यू कितना है यहाँ, 0 बोलो, सर कांस्टेंट है ना, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम है। तो दोनों को मान लो आपका U 0 है, काइनेटिक एनर्जी 100 है, तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा बोलो। क्या सर? आपके एक जेब में 1 रुपया भी नहीं है और दूसरी जेब में 100 रुपए हैं, कितने हो गए आपके पास। 100 रुपए। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ यू कितना है यहाँ, 0, और मान लो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 100, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई 100। फिर आप धीरे धीरे आपकी ये एनर्जी बढ़ रही है, मान लो यहाँ आपके हो गए 10 और यहाँ हो गए 90, है ना। अगर यहाँ से ये कितना हो गया 10 तो ये कितना हो गया होगा यहाँ पे 90, तो इनको दोबारा जोड़ दो तो कितना आ जाएगा दोबारा से 100, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो नहीं बदल रही, है ना।
आपकी हाइट जरूर चेंज कर रही है, ऊपर नीचे जा रहे हो, पर आपकी जो टोटल एनर्जी है उसका वो हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो मैं वही बता रहा हूँ, इस इंस्टेंट पे कभी मैं दो, मतलब मैं आप पूछूं इस पॉइंट पे, तो आप कहोगे सर ये एनर्जी और ये एनर्जी अगर मैं जोड़ दूं, इसको इससे जोड़ दूं, तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी, वो कांस्टेंट। आपको प्रूफ नहीं करना है, ये याद रखना है, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, चले, ओके ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, टेस्ट अच्छे से देना। आपको अगले लेक्चर में मैं मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून अगेन, बाय एवरीवन।